तो चलो शुरू करते हैं। हम हमेशा शुरू इस तरह से करते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर आप केमिस्ट्री से प्यार करोगे तभी केमिस्ट्री आपसे पलट के प्यार करेगी। अगर आप उसको हीन नजरों से देखोगे, अगर आप उसको गंदी भावना से देखोगे कि इसमें तो एक्सेप्शन होता है, इसमें तो मैकेनिज्म होता है, इसमें तो याद करना पड़ता है, ये तो मेरे से नहीं होती है, इसके तो मेरे से क्वेश्चन गलत होते हैं, केमिस्ट्री भी आपसे ही बोलेगी ये आदमी बेकार है, मैं तो इसके दिमाग में नहीं जाऊंगी। और दूसरी चीज, केमिस्ट्री को अगर एक्चुअली में फोड़ना चाहते हो तो पहले उसको समझना। रट्टा मारने लग गए सीधे तो निपट जाओगे। फिर नोट्स बार बार देखना, और जब ये दोनों चीजें कर लो, माइंड मैप्स देख लो, फिर उसको याद करने पे आना। अगर आप समझ लोगे तो 20% चीजें बचेगी याद करने के लिए, और अगर नहीं समझोगे तो पूरा 100% याद करना पड़ेगा। और जेईई नीट का सिलेबस इतना बड़ा है, कोई भी 100% केमिस्ट्री को याद नहीं कर सकता। अब हम करने वाले हैं शुरुआत। तो जो अपना एल्केन है वो कैसा दिखता है उसको देखते हैं। ईसरल मतलब विजुअलाइजेशन की पावर। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और क्योंकि कहीं पे भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इसीलिए एल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। हम जब भी कोई नए चीज की शुरुआत करेंगे, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एरोमेटिक हो, पहले हम उसकी प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जहां पे एक दो जगह पे फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको बता दूंगा। तो एल्केन केमिकल रिएजेंट जिनके साथ सारी दुनिया रिएक्ट करती है, जैसे वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, NaOH वगैरह हो, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए एल्केन्स को पैराफिन भी बोला जाता है। आपके एग्जाम में लिखा हुआ जाता है कि दिस पैराफिन डज नॉट रिएक्ट विद दिस। 90% बच्चा वहीं पे क्लीन बोल्ड हो जाता है कि मैं तो निपट गया, ये पैराफिन क्या होता है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था, बता देता हूं कि आज का पूरा सेशन दो लोग, हीरो और हीरोइन, आपकी जिसकी मर्जी उसको हीरो मान लेना, जिसकी मर्जी उसको हीरोइन मान लेना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की लव स्टोरी है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की लव स्टोरी है। जैसे आपकी और मेरी लव स्टोरी चल रही है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया के हर पढ़ने वाले बच्चे से प्यार है, वैसे ही ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में होने वाली बातें। हाय हाय हाय, कितना आनंद आ रहा है सर आज तो। यही चीजों में तो मजा आता है। आपको तो मसाला चाहिए, पढ़ाई थोड़ी ना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच की लव स्टोरी की कहानी है। विलेन कौन है? विलेन आप हो, क्योंकि आप हीरो हीरोइन से प्यार नहीं करके इनको गंदी नजरों से देखते हो, या फिर आप हीरोइन के सपोर्टिव पिताजी भी हो सकते हो जो इन दोनों को मिलने में हेल्प कराओगे। चॉइस आपकी है। विलेन बनोगे तो समझ में नहीं आएगा, सपोर्टिव पिताजी बन जाओगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ठीक है, अब इसको हम बनाते कैसे हैं वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। जब हम एल्कीन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण ये कंपाउंड रिएक्टिव होता है। एल्कीन्स आर रिएक्टिव। तो जब हम एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के बारे में भी अभी जस्ट बताता हूं, हाइड्रोजन के साथ इस एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं तो ये H2 इधर आके ऐड हो जाती है और आपका एल्केन बन जाता है। ठीक है, ये H2 इधर आके ऐड हो जाती है और क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। H2 इधर ऐड क्यों हुई? क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं। बट इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि ये रिएक्शन हवा में नहीं होगी। जैसे बिना पढ़ाई करे, बिना मेहनत करे नंबर नहीं आते हवा में, वैसे ही ये रिएक्शन हवा में नहीं होगी। इसको सरफेस चाहिए है होने के लिए, एक जगह चाहिए हीरो और हीरोइन को मिलने के लिए। ये हीरो है, ये हीरोइन है, इन दोनों को मिलने के लिए एक जगह चाहिए है। जैसे हीरो हीरोइन को मिलने के लिए दोस्त का घर चाहिए होता है, कॉफी शॉप चाहिए होती है। साउथ की मूवी है तो फिर वो कहीं भी मिल सकते हैं, गाड़ी के ऊपर, एक बाइक पे, एक घोड़े के नीचे, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। वैसे ही इनको भी एक जगह चाहिए है। तो ये दोनों अप्रोच करते हैं बुआ जी को, मामी जी को। बुआ जी मामी जी मतलब कैसे सर? ये दोनों एक कैटलिस्ट को अप्रोच करते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि यार वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मान लो मेरे दोस्त ने या जो भी हीरो के दोस्त ने उसको हीरोइन से मिलाया, तो शादी हीरो के दोस्त की थोड़ी ना होगी, हीरो की खुद की होगी। वो दोस्त किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। हमारे भारतीय समाज में बुआ जी, मामी जी, चाची जी, काकी जी, इनका रोल होता है कैटलिस्ट की तरह से काम करना। मैं जैसे ही 27 साल का हुआ, सारी दुनिया के लोग पीछे पड़ गए, अब शादी कर ले। सब अपने अपने रिश्ते लेके आने लग गए, इससे कर ले, उससे कर ले। उनका खुद का कुछ नहीं होना जाना उसमें, पर वो कैटलिस्ट थे, मेरे को पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर ले बेटा। ठीक है, तो कैटलिस्ट कौन होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो खुद शादी नहीं करके दूसरों की शादी कराते हैं, मतलब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना दूसरों को हेल्प करते हैं कि उनका रिएक्शन हो जाए। हीरो हीरोइन को मिलने वाले लोग
मिलाने वाले लोग हमारे कैटलिस्ट होते हैं। परमानेंट केमिकल चेंज में नहीं जाते। अब कुछ बच्चे लड़ने लग जाते हैं कि सर वो सरफेस ने बॉन्ड तो बनाया था। वर्ड ध्यान से सुन लेना, परमानेंट। जैसे रिएक्शन के शुरुआत में थे, रिएक्शन के बाद भी वैसे ही रहेंगे। बीच में बदल सकते हैं थोड़े बहुत, बट इवेंचुअली शुरुआत और एंड के एकदम एक जैसे रहते हैं। तो हम जो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन करवाते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल के डिहाइड्रोजनेशन में काम आता है, वो वेजिटेबल ऑयल बनाने में काम आता है। वेजिटेबल ऑयल बनाने में ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। अगर आपके पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर है, आप पैलेडियम प्लैटिनम को ले लो, 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप निकल को लोगे तो आपका रिएक्शन कहलाएगा सेबेटियर एंड सेंड्रन्स रिएक्शन। और राने निकल से भी आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा सकते हो। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे हीरो मतलब एल्कीन, हीरोइन मतलब H2 के पास मिलने की जगह नहीं है, उनको मिलने के लिए एक जगह चाहिए। तो ये हमारा कैटलिस्ट है। अब जरा देखना भैया ध्यान से, ये है एनिमेशन, असली वाला, फर्जी वाला नहीं। हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे रिएक्शन चल क्या रहा है। ये मेटल ने सरफेस प्रोवाइड कर दिया। ये सरफेस की खास बात क्या है कि ये एल्कीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो H2 के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, इसके बीच का पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ये यहां से एक फ्री हो जाता है और जाके इस पे अटैक कर देता है, इसके साथ जुड़ जाता है। ये सब टेम्पररी बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स। ये जाके इस पे अटैक कर देगा, इधर से इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये सरफेस से फ्री हो गया। सरफेस जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, और ये क्योंकि गैसियस होता है तो ये यहां से उड़ जाएगा। समझ में आया कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? फील आई, दिल में उतरा कि नहीं उतरा? ये कैटलिस्ट है, इसने मिला दिया किसको? हमारी एल्कीन को और हमारे हाइड्रोजन को। वो दोनों एक हो गए, कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। अब जितने ज्यादा कैटलिस्ट होंगे उतना ही बढ़िया होएगा। तो आप करते क्या हो? आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ कॉफी शॉप्स बढ़ा देते हो, आप बहुत सारे काम करते हो जिससे ज्यादा से ज्यादा एल्कीन और हाइड्रोजन मिल पाए। जिंदगी में एक लड़का लड़की थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को आगे जाके एक होना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितने सरफेस आप प्रोवाइड करोगे, रिएक्शन उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो मतलब अगर आपको रिएक्शन की रेट बढ़ानी है तो सरफेस को पाउडर्ड फॉर्म में लेना। ठीक है, कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में लेना, सरफेस को तो क्या, कैटलिस्ट को किस में लेना भैया? कैटलिस्ट को पाउडर्ड फॉर्म में लेना। आप एल्काइल हैलाइड से भी एल्केन को बना सकते हो। आप RX लेते हो विच इज एल्काइल हैलाइड हीरो, H2 लेते हो विच इज ए हीरोइन, और आप क्या करते हो इसमें आप Zn प्लस HCl, ये H2 आया कहां से? हवा से तो आएगा नहीं। आप मेटल और एसिड का रिएक्शन करवा दोगे जो H2 रिलीज करता है। जब भी मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? H2 रिलीज होगा। जिंक प्लस CH3COH, H2 आप ले लोगे। ये H2 यहां पे जाके क्या करेगा? बॉन्ड को रिप्लेस कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लेगा। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा का रीजन यहां पे लिखा हुआ है। CH बॉन्ड साइज छोटी होती है और आपको पता है बॉन्ड जितना छोटा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। तो ये फेवरेबल रिएक्शन है। अनस्टेबल प्रोडक्ट से हम स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ चले गए तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है? अगर आपको एल्काइल हैलाइड से बनाना है अपना एल्केन, तो आप मेटल प्लस एसिड ले सकते हो, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस CH3COOH। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके फॉर्मेशन का हाइड्रोजनेशन के बाद, वो है वुड्स रिएक्शन। वो क्या है? वुड्स रिएक्शन। वो क्या है? वुड्स रिएक्शन है वो। वुड्स रिएक्शन में हम क्या होता है यार, कभी भी अगर आपको मेटल दिख जाए ना कहीं पे भी, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। मेटल का क्या काम है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक बात और अब ध्यान से सुनना कि यार जो अपना अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो बेचारा बहुत बुरी हालत में होता है। उसको चाहिए कि मेरे को कोई ना कोई मिले। ये अकेला इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे घुसेगा। अब इस पूरे इसको देख के बताओ, आपको पॉजिटिव चार्ज RX कंपाउंड में, भाई मेटल ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, वापस उसके पास जाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन कहां पे हिट करेगा? मेरे पास एक RX का मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाए? R के पास जाए कि X के पास जाए? ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाए? जल्दी से बता दो भैया। R के पास जाए कि X के पास जाए? यार ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये घुस के R के पास जाएगा, क्योंकि R के पास डेल्टा पॉजिटिव है। ये जैसे ही R के पास जाएगा तो ये R इस X से बोलेगा मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब मैं क्या करूं? ये X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों बॉन्ड के, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे के पूरे X के साथ चल जाएंगे, X माइनस बना देगा और R पे आ जाएगा एक डॉट, क्योंकि R के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका इलेक्ट्रॉन तो ये खींच के ले गया, R के ऊपर क्या बन गया? डॉट। सिमिलरली आपको एक और मॉलिक्यूल RX का लेना पड़ेगा,
वो भी क्या बना देगा, वो X माइनस बना देगा और एक और R डॉट बना देगा। अब दो अकेले तन्हा बेचारे लोग साथ में आजू बाजू में घूम रहे, ये भी भारी दुखी है, फ्री रेडिकल बनके कोई आज तक जिंदगी में सुखी नहीं हुआ और ये भी फ्री रेडिकल बनके कभी जिंदगी में सुखी नहीं हुआ। हमको कोई साथी तो चाहिए, तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, R डॉट मिल जाएगा और RR बन जाएगा। हमको चाहिए ही RR था, हमको क्या चाहिए था, हमको RR ही चाहिए था। तो हमको एक बात तो समझ में आई कि मिनिमम कार्बन ऑफ एन एल्केन जो इस रिएक्शन से मिलेंगे, 2 कार्बन तो आपको मिलेंगे ही सही, 2 कार्बन का कंपाउंड तो मिलेगा। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस मीथेन। वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि मिनिमम ही 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब आप R क्या लेते हो, R डैश क्या लेते हो, उस पर डिपेंड करता है आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मिथाइल वाला ले लिया और एक इथाइल वाले ले लिया, ठीक है, मिथाइल एलाइड और इथाइल एलाइड। तो हमको क्या होगा, CH3 पे डॉट बनेगा, C2H5 पे डॉट बनेगा, तो CH3 डॉट भी मिल सकता है, ये बन जाएगा इथेन। CH3 डॉट और C2H5 डॉट मिल सकता है तो आपका प्रोपेन मिल जाएगा, और C2H5 डॉट और C2H5 डॉट भी मिल सकता है, सारे डॉट आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा C2H5। मतलब वुड्स रिएक्शन में अगर आपने मतलब अलग अलग हैलाइड से रिएक्शन करवाया, मतलब R नॉट इक्वल टू R डैश, तो आपको सारे के सारे मिक्सचर मिलेंगे। और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बहुत नियर अराउंड वाले हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वुड्स रिएक्शन में अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ऐसे रिएक्शन का कोई पॉइंट नहीं होता। आपके पास इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट आती है, साहब मेरे को बहुत सारी इथेन चाहिए, आप उसको ये सारी चीजें दे दोगे तो इससे अगर अल्कोहल बनाएगा आगे जाके तो उसके अल्कोहल से लोग मरेंगे ज्यादा, तो वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इसलिए वुड्स रिएक्शन जनरली सेम हैलाइड्स के लिए करवाया जाता है, ठीक है, जहां पे R और R डैश सेम हो, वुड्स रिएक्शन हो, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ड्राई ईथर क्यों लिया, इस रिएक्शन को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्यों कराया, आप वेट ईथर भी तो ले सकते थे, पानी में भी तो रिएक्शन करवा सकते थे। तो पानी के साथ क्या होता है कि ये जो सोडियम है ये उसके साथ बेस फॉर्म कर लेगा और H2 गैस बना देगा। ये होने के बाद यहां पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये जो OH माइनस है ये पिच्छू से जाके इसको लात मार के I को बाहर निकाल देगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमको बनाना क्या है, हमको एल्केन बनाना है, हमको क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तो हम यहां पे पानी का ट्रेस में भी मात्रा नहीं रख सकते, रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगा। और अगर मान लो मैं सोडियम की जगह जिंक यूज करता हूं तो रिएक्शन क्या कहलाती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन क्या कहलाती है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाती है। तो अगर मैं जिंक और ड्राई ईथर के बीच की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं तो रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाएगी। आप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कर सकते हो सोडा लाइम को यूज करके। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है NaOH मतलब सोडा और CaO मतलब लाइम, जब NaOH और CaO का बहुत बढ़िया शानदार कॉम्बिनेशन मिलता है तो COOH बाहर निकलता है। जब भी NaOH और CaO पास पास में आएंगे, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो फिर COOH बाहर निकल जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो यहां से ये CO माइनस बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, RH। क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। तो ये बहुत शानदार तरीका है एल्केन बनाने का, बहुत प्योरिटी में इसके साथ आपको एल्केन मिलता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, बच्चे मैकेनिज्म के पीछे भागते हैं और मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी होता है। तो देखो यह RCOONA है, वहां पे इस कार्बन के पास बहुत सारा डेल्टा प्लस है। कार्बन के पास डेल्टा प्लस क्यों है, क्योंकि वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेंगे तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये वाली इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी। ठीक है, ये वाली इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी तो ये O माइनस तो रहना पसंद करेगा नहीं, एक कार्बन पे दो नेगेटिव ऑक्सीजन अलाउड ही नहीं है, तो ये वाली ऑक्सीजन का बॉन्ड बंद होगा, इसके कारण ये CH3 माइनस बाहर निकलेगा। तो यहां पे इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन में। डीकार्बोक्सिलेशन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बन रहा है कार्ब एनायन। कौन सा बन रहा है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है। ये दोनों स्पीशीज बनेगी। अब मैं नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास रखूं कि ऑक्सीजन के पास रखूं, सर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास रखना है। तो यहां पे जो स्पीशीज बनी जिसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये मिथाइल कार्ब एनायन इससे हाइड्रोजन खींच के ले आएगा और फाइनली मेरे पास क्या बन जाएगा,
फाइनली मेरे पास CH4 बन जाएगा। मैकेनिज्म किसी काम का नहीं है इस रिएक्शन में, ये मैंने सिर्फ उन बच्चों के लिए बताया जिनको कंट्रोल नहीं होता। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, NaOH और CaO अगर आया तो वो क्या करा देगा, वो कार्बन आयन मैकेनिज्म के थ्रू आपका COH को बाहर निकाल के ले जाएगा और एल्केन बना देगा। ठीक है, अगर मैं मान लो फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूं, फॉर्मिक एसिड के आयन के साथ रिएक्शन करवाता हूं सोडा लाइम की, तो मेरे को H2 गैस मिलती है। क्या मिलती है? H2 गैस मेरे को मिलेगी। बहुत सिंपल है, इसको भी याद करने का तरीका, ये COH बाहर निकल जाएगा और 2 H मिल जाएंगे, H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है कार्बोक्सिलेशन का, डीकार्बोक्सिलेशन का। मैंने क्या बोला था कि कार्बन आयन इंटरमीडिएट है। अगर कार्बन आयन इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हमको यही याद करना है, तो कार्बन आयन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो देखो यहां पे कार्बन किस पे आएगा, 1 डिग्री कार्बन, मतलब सॉरी सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे, sp3 पे। यहां पे sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपको ये पता है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये सॉरी उल्टा हो गया, ये sp3 नहीं है, ये sp है। यहां पे sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यार आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है उस कार्बन की। तो यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहां पे 25% है, यहां पे 33% है और यहां पे 50% है। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा कि यार सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बनेगा, रिएक्टिविटी जो सबसे ज्यादा होगी वो 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की होगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है, जिसमें कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी आएगी। ठीक है, अब बहुत महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कान खोल के सुन लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसके जैसे, ये एक ओम्स गैप्स का भी फंडा होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आपको बता दूंगा कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब किसी कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। सिर्फ आप हीट कर दोगे उस पे ही, और होगा क्या कि एक COOH ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो मान लो अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करता हूं, सिंपली हीट करने पर, मेरे को कुछ लेना नहीं है, सोडा लाइम वगैरह मेरे को कुछ नहीं लेना, सिंपली हीट करने पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कार्बन आयन बनेगा COO- के बाहर जाने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, ये इधर जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो क्योंकि कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो बिना किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के सिर्फ सिंपली हीट करने पर वो एक COH को छोड़ के मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोल्बे का प्रोसेस भी करा सकते हो। कोल्बे का प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है वो देखते हैं। आप अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, आपने उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया। वो रिएक्शन कराने के बाद ये इसके सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? ये सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप उसका क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट दौड़ा रहे हो, उसमें बिजली लगा रहे हो, आप पानी में डाल के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के और उसके थ्रू करंट पास करवा रहे हो। जब आप करंट पास करवाओगे तो होगा क्या, आपके पास एनोड पे तो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्केन मिल जाएगा, और कैथोड पे आपके पास ये बेस और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। कैसे होता है? देखो यहां पे आपने क्या ले रखा है, एनोड पे बहुत सारा RCOO- ले रखा है, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सारे मॉलिक्यूल वहां पे चल जाएंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर आ जाएंगे। जैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स उठ के इधर आए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बना जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ऑक्सीजन अपना फ्री रेडिकल R डॉट को गिफ्ट में दे देगा और क्या बन जाएगा? RR बन जाएगा। तो सीखने की बात क्या है? इतने लंबे चौड़े भाषण से हमने को क्या सीखने को मिला? इतने लंबे चौड़े भाषण से हमको यह सीखने को मिला कि कोल्बे में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? फ्री मैकेनिज्म, मतलब फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको 4 रिएजेंट दे देंगे, बोल देंगे कि यार डीकार्बोक्सिलेशन कोल्बे प्रोसेस के थ्रू, यहां पे भी हो तो डीकार्बोक्सिलेशन ही रहे और RR का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पे हमारा एल्केन बन रहा है, हायर एल्केन, R और R मिलके बना रहे हैं, तो वो उसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो याद रखना मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की देखी जाएगी, उसके हिसाब से हम रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, यहां पे भी आपको पता है कि मीथेन फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल,
तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया जिससे मीथेन नहीं बन सकता। यार जब RR बन सकता है तो मिनिमम 2 कार्बन का कोई कंपाउंड बनेगा, तो मीथेन कैसे बनेगा? और अगर मीथेन नहीं बनेगा तो ये भी आपकी उस कैटेगरी का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा साइड चेन होगी बॉइलिंग पॉइंट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा। जैसे मेरे पास मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, सारे पेंटेन के आइसोमर्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास ये 3 कंपाउंड है। ये 3 कंपाउंड में मेरे से क्या बोला जा रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नॉर्मल पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया, ये स्फेरिकल शेप को अप्रोच कर रहा है, सरफेस एरिया कम हो गया तो वॉन्डरवॉल फोर्स कम हो गए, वॉन्डरवॉल फोर्स अगर कम हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो आप जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे, ये ऑक्टेन वैल्यू करके एक पॉइंट होता है जो आगे हम देखेंगे, तब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, अभी समझ लो। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता जाएगा उसकी वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो उतना ज्यादा वोलेटाइल होता जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर ऑफ कार्बन से कम होता है, ये भी आपको याद करना है, इसको याद कर लो। ऑड नंबर के कार्बन का इवन नंबर के कार्बन से कम होता है। इवन नंबर कार्बन का पैकिंग इफेक्टिव होने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन, बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन दे दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, लिमिटेड मात्रा में दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और बहुत ही कम ऑक्सीजन दोगे, जैसे मीथेन को आपने एक ही ऑक्सीजन दिया तो कार्बन ब्लैक बन जाएगा। जिसके घर में प्रिंटर है, पुराने जमाने वाला प्रिंटर है, ठीक है, या नए जमाने वाला प्रिंटर है, सब में इंक डलती है, वो इंक बड़े ही काले कलर की होती है। उस काले कलर की इंक को बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज में आता है। तो क्योंकि इसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपसे पी ब्लॉक में पूछा जा सकता है कि अगर मैं CH4 को एक सिंगल O2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा। आपको पी ब्लॉक में ये सवाल नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि ये सवाल इस वाले चैप्टर में है, मोस्टली लोग इसको पी ब्लॉक में डाल देंगे। ठीक है, तो कार्बन ब्लैक बन गया। ठीक है, फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, आप रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब के साथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पर CH4 का रिएक्शन करवाओगे O2 के साथ तो आपका मीथेनॉल बन जाएगा। अगर आप MO2O3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो HCHO बन जाएगा। और मैंगनीज एसीटेट के साथ आप लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग एल्केन चेन का रिएक्शन करवाओगे तो सिर्फ उसका लास्ट वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बाकी पूरी चेन एग्जैक्टली सेम रहेगी और आपको फैटी एसिड मिल जाएगा। इन सारे कंपाउंड से सोप और डिटर्जेंट बनते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज 3 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको याद करना है। एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपने कोई एल्केन लिया है, स्पेसिफिकली मीथेन, आप उसका रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब के साथ हाई प्रेशर टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हो तो एल्कोहल बन जाएगा। अगर MO2O3 लिया है तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर आपने मैंगनीज एसीटेट लिया है तो फिर आपका क्या बन जाएगा, तो फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, फैटी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फैटी एसिड बन जाएगा। आगे चलें। ठीक है, टर्शरी एल्केन को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है तो आप KMnO4 ले सकते हो, जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जिसको मर्जी पड़े उसको ऑक्सीडाइज कर डालता है, तो आप टर्शरी अल्कोहल को इससे ऑक्सीडाइज कर सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल इससे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, पर टर्शरी अल्कोहल इससे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आपको टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो ही हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत हो गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एल्केन का होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ये एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होता है, इसको आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेलोजनेशन अब हम देखते हैं। तो होता क्या है कि यार जब भी आप इस तरह के हमारे लेते हो, आपने एक एल्केन ले रखा है, आपने एक हेलोजन ले रखा है, आपने हेलोजन पे सनलाइट मारी तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है, अभी बताऊंगा क्यों, और वो फ्री रेडिकल फिर CH3Cl बना देता है। तो क्या हो गया? हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब हमने एक हेलोजन जोड़ दी, किसमें? हमारे एल्केन में। तो हमने एल्केन के अंदर हेलोजन को जोड़ दिया तो क्या हो गया? हेलोजनेशन हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, क्लोरीन और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, इनमें आपस में कोई लड़ाई नहीं होती, पर थोड़ी बहुत खींचतान, आपको पता है हर ऊपर से खुश दिखने वाले रिश्ते में अंदर थोड़ी बहुत खींचतान तो होती है। खींचतान किस बात की है? मेरे पास भी लोन पेयर है, तेरे पास भी लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर एक दूसरे के आसपास है, तो रिपल्शन
ज्यादा होता रहता है, रिपल्शन ज्यादा होता रहता है। तो जैसे ही बाहर से कोई आदमी आया इनमें आग लगाने, लिटरली आग लगाते हैं, या सनलाइट की प्रेजेंस, मतलब वो भी एक तरह की आग ही हो गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते हैं। डाइवोर्स वाली सिचुएशन यहां पे आ गई है और बन जाता है Cl डॉट। अब वो Cl डॉट बन गया। अब Cl बोलता है मैं तो भैया भारी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं इतना भारी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तुमने किससे पूछ के मेरे को वो डॉट दे दिया। अब क्लोरीन डॉट जो है उसके आसपास बहुत सारे आपने मीथेन भी घुमा रखे हैं। क्लोरीन दूर से आवाज लगाता है, ये कार्बन सुन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे रेडिकल होना चाहिए कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। कार्बन भोला भाला है, बोल देता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। कार्बन की ये बोलने की देर थी कि Cl डॉट इससे H डॉट खा जाता है और इसको CH3 डॉट में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सिंपल सी बात है यार, सबको ज्यादा स्टेबल होना है। क्लोरीन का सवाल लेजिटिमेट था, कार्बन का जवाब भी लेजिटिमेट था, बस कार्बन को नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। तो कार्बन बोलता है तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, रुक मैं फिर से आ जाता हूं तेरे पास ये काम करने। तो एक बार क्या होता है कि ये चेन इनिशिएट हो जाती है, तूने मेरा खाया अब मैं तेरा खाऊंगा, फिर बोलता है मैं दूसरे का खा जाऊंगा, मैं तीसरे का खा जाऊंगा। ये सारी चीजें चलती रहती है। तो एक आपको फ्री रेडिकल बनाना है, उसके बाद वो चेन को इनिशिएट करके इतनी लंबी चेन बना देगा कि बस। दूसरा ये अपना चेन प्रोपोगेशन स्टेप है, आपने एक फ्री रेडिकल बनाया, अब चेन प्रोपोगेट हो गई, इसने इसको फ्री रेडिकल बना दिया, इसने इसको दोबारा फ्री रेडिकल बना दिया, ये चेन चलती जाएगी। ये चेन खत्म क्या होती है जब दो दुखियारे मिल जाते हैं। दो दुखियारे मिलते ही, दोनों डॉट मिलते ही या तो Cl2 बना लेंगे या CH3Cl बना लेंगे या CH3CH3 बना लेंगे। हमारे काम का ये वाला प्रोडक्ट है। हमारे काम का कौन सा प्रोडक्ट है? ये वाला हमारे काम का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या बन गया आपको CH3Cl। तो जो हेलोजनेशन होता है वो 3 स्टेप प्रोसेस होता है। चेन इनिशिएशन आप करा लेते हो, फिर चेन प्रोपोगेशन कराते हो और फिर आप चेन टर्मिनेशन कराते हो। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? वो हेलोजन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर में ही आता है। F2 सबसे छोटा है, इसके लोन पेयर सबसे ज्यादा पास है, तो ये सबसे ज्यादा मचलता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप F2 का रिएक्शन करवा लोगे एल्केन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो बहुत हजारों लैब्स में धमाका हुआ है। ये बहुत जोर का फटता है। ये रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि जो कंटेनर में आपने ये रिएक्शन करवाया है वो कंटेनर फूट जाएगा। तो F2 के साथ हम हमेशा डार्क में रिएक्शन करवाते हैं, इसको सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। I2 वाला रिएक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो। तो अगर आपको CH3I का या अपने एल्केन्स में आपको आयोडीन जोड़नी है तो आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल बुलाना पड़ेगा, जो बोलता है कि अगर आप प्रोडक्ट को किसी तरह खाते जाओ तो रिवर्सिबल रिएक्शन आगे आती जाएगी। तो हम इसको खाने के लिए HiO3 का यूज करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको जाके खा जाता है, तो ये रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड आती जाती है। तो अगर आपकी जिद है कि मेरे को तो यार CH3I बनाना भी है, किसी भी हालत में मैं CH3I बना के रहूंगा, तो आपको फिर HiO3 की मदद लेनी पड़ेगी, जो इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये तीनों रिएक्शन तो अपने आप हो जाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बढ़िया यील्ड के साथ आता है। पर अगर आयोडीन के साथ भी यील्ड लानी है तो HiO3 का यूज आपको करना पड़ेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जितना स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतनी ही ज्यादा रेट से बनेगा। तो आपको ही मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, आंसर मत देखना, आप सब लोग बहुत ईमानदार लोग हो, ऐसा ही मैं अज्यूम भी कर रहा हूं। तो हमारे पास ये कंपाउंड है, ए पोजीशन पे आपका ब्रोमीन जुड़ सकता है, बी पोजीशन पे जुड़ सकता है, सी पोजीशन पे जुड़ सकता है, यहां पे फ्री रेडिकल बन सकता है। कुछ लोग पूछेंगे सर मिथाइल ये बेंजीन के अंदर क्यों नहीं बना रहे? बेंजीन लपड़ मार के वापस भगा देगी, मैं एरोमेटिक हूं, मेरे पे फ्री रेडिकल बनाने की भी मत सोचना। या तो बहुत ज्यादा एनर्जी दो, मैं बना लूंगी, इतनी इसी एनर्जी में तो नहीं होगा। बाहर वाले उचक उचक के बोलते अरे हम हैं तो बेंजीन को क्यों परेशान कर रहे हो, हम फ्री रेडिकल बनेंगे। आपको यह बताना है कि ए, बी और सी पोजीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहां पे बनेगा। इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी मोर देन ए मोर देन सी। अब अपन आ गए नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन कराने के लिए आप HNO3 का यूज करते हो। HNO3 में भी वही समस्या, ऑक्सीजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर लड़ रहे हैं आपस में। आपने जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर दिया बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ NO2 डॉट बन जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? RNO2 हमको मिल जाएगा। यहां पे खास बात क्या होती है कि अगर आप CH3CH3 का HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, अब दिस इज वेरी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर आप फॉर एग्जांपल इथेन का रिएक्शन करवाते हो HNO3 के साथ, तो आपको सारे पॉसिबल कंपाउंड्स मिल जाएंगे। CH3CH2 मतलब जितने इसमें कार्बन है उसका, और इससे एक कम का भी आपको प्रोडक्ट
मिल जाएगा। ये ले लेते हो तो 3 के सारे पॉसिबल वेरिएंट मिल जाएंगे, मतलब 1 नाइट्रोप्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 कार्बन के सारे वेरिएंट मिल जाएंगे नाइट्रो इथेन, और 1 कार्बन का सारा वेरिएंट मिल जाएगा नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रेशन में, वेपर फेज नाइट्रेशन में इस बात का ध्यान रखना कि आपको जितने भी आपने कार्बन चेन का कंपाउंड लिया है, कार्बन चेन का एल्केन लिया है, उसके सारे वेरिएंट, उसके सारे पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है, बिना मतलब इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर है इस पॉसिबल स्ट्रक्चर में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास 4 कंपाउंड आपने मान लो ये लिया है तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप तो यार इस चीज को याद कर लो कि अगर आपने इथेन लिया है तो आपको इथेन के साथ नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, मीथेन के साथ नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछते। अगर आपने प्रोपेन लिया है तो आपको 1 नाइट्रोप्रोपेन भी मिलेगा, 2 नाइट्रोप्रोपेन भी मिलेगा, नाइट्रो इथेन भी मिलेगा और नाइट्रोमीथेन भी मिलेगा। सल्फोनेशन एग्जैक्ट सेम है, H2SO4 ले लो, ऑक्सीजन के लोन पेयर सल्फर के लोन पेयर लड़ाई करेंगे, टेम्परेचर दोगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको SO3H जुड़ा हुआ मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं हम, सल्फोनेशन बोलते हैं। सब सेम ही रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन, अब ये वापस से वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिएक्शन है। हम क्या कराते हैं, हमने नॉर्मल ब्यूटेन लिया है, आप AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाओगे तो ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका आइसोमर बन गया। आपने ये आइसोहेक्सेन है, ये शायद जो भी आइसोहेक्सेन ही होगा, अगर आपने आइसोहेक्सेन लिया है आप उसका आइसोमराइजेशन कराओगे तो वो और ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी, तो AlCl3 HCl की प्रेजेंस में ब्रांचिंग बढ़ जाती है। तो जनरली जो पेट्रोलियम की इंडस्ट्री होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जनरली जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है वहां पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच इज ऑक्टेन वैल्यू। कंपाउंड जितना ज्यादा वोलेटाइल है उसकी ऑक्टेन वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा होगी, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, जो जितना ज्यादा ब्रांच्ड होगा। मैंने तब बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर काम आता है, मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर काम आता है, आपने तब सुना होगा तो बहुत बढ़िया। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, वोलेटिलिटी उतनी बढ़ेगी, उतना ही अच्छा वो बढ़िया है। एक बात बताओ, मेरे को कौन सा वाला पेट्रोल चाहिए, जो ज्यादा आसानी से जले कि जो नाटक कर करके जले, जो ज्यादा आसानी से जले। तो जो जितना वोलेटाइल होगा वो उतना बढ़िया से जलेगा, कम टेम्परेचर पर ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसलिए आइसो ऑक्टेन को यूज किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, ठीक है। अब मेरे से कोई बोले कि सर मेरे को तो एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने हैं, तो आपको उसको हाइड्रोफॉर्मिंग करानी पड़ेगी, या डीहाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा, या साइक्लाइजेशन कराना पड़ेगा, या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करानी पड़ेगी, या एरोमेटाइजेशन कराना पड़ेगा। ये सारे, जैसे यार अब अपने भगवानों के बहुत सारे नाम होते हैं, किसी एक आदमी के 5 नाम होते हैं, कोई सुपरस्टार है उसके बहुत सारे नाम होते हैं, तो ये सुपरस्टार रिएक्शन है, इसको सुपरस्टार रिएक्शन के नाम से याद कर लो। इसके मनमान नाम है, दुनिया भर के इसने नाम पाल रखे हैं। तो आप नॉर्मल हेक्सेन लो, Cr2O3 Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा लो 500 डिग्री पे, आपको बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजीन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजीन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में है। इससे पता नहीं कितनी बार सवाल आ गए। इसके बाद आपसे ये पूछ लेंगे इस पे कुछ X का रिएक्शन कराया P बन गया, फिर कुछ Y का रिएक्शन कराया Q बन गया, फिर कुछ Z का रिएक्शन कराया R बन गया। पर स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है क्योंकि बेंजीन काफी सारे रिएक्शन, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है। आए बात समझ में। तो ये हमारा एल्केन का रिवीजन हो गया है समाप्त। एल्कीन पे आगे चलते हैं। एल्कीन की खास बात क्या है, एल्कीन की खास बात आप सबको बता देता हूं कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बीच में होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनने के कारण पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड होता है, एल्कीन जो है वो रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू एल्केन। इसलिए एल्कीन बहुत सारे रिएक्शन करती है, इसीलिए एल्कीन बहुत सारे रिएक्शन करती है। तो एल्कीन को आप बनाओगे कैसे, आप डिहाइड्रेशन करा लोगे, आप अल्कोहल लोगे और अल्कोहल में से आप पानी बाहर निकाल लोगे। पानी बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं, ये इस OH की अल्फा पोजीशन जैसा यहां लिखा है, ये इस OH की बीटा पोजीशन, तो बीटा से एलिमिनेशन हो रहा है, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन आप इसको बोल लो।
तो अल्फा और बीटा के बीच में OH और H निकल रहे हैं और बन क्या रहा है, एल्कीन बन रहा है। निकला क्या यहां से, टाटा बाय बाय किसको हुआ, पानी को निकाल दिया गया है। हमने यहां से पानी को निकाल दिया, पानी को टाटा बाय बाय कर दिया, पानी को यहां से हमने फ्री कर दिया कि पानी तू जा 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 और पानी जा। तो ये इस मूवी का विलेन था। पानी हमको नहीं चाहिए था, हमको जो चाहिए था उसको बनने से पानी रोक रहा था। तो हमने यहाँ पे हीरो की मदद करने के लिए उसके साथियों को, दोस्तों को बुलाया, उसकी मदद से हीरो ने बाहर निकाला और अपना घर को बसाया। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको अगर डिहाइड्रेशन कराना है तो आप H2SO4 की जगह H3PO4 KHSO4 भी यूज कर सकते हो। यहां पे हमको हीट देनी पड़ती है, ये रिएक्शन खुद से नहीं होगा, आपको भगाना पड़ेगा पानी को, वहां से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमको हायर टेम्परेचर चाहिए होता है। मैकेनिज्म क्या है, आपने देखो नोटिस किया होगा, H2SO4 लिया है। H2SO4 क्या होता है, एक एसिड, जो एक एसिड होता है बहुत सारे क्या छोड़ता है, H+। ये H+ को इसका लॉन्ग टर्म पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे ही दिखते हैं ये जाके उसके चिपक जाता है कुछ इस तरीके से। क्या करता है ये वहां पे जाएगा जहां पे यार H+ को क्या चाहिए, H+ को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है। अगर उसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है तो वो उसके पास जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आपको भी पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, एक तो लोन पेयर है, एक इसके इलेक्ट्रॉन्स भी उसने खींच रखे हैं। तो ये टाइप का कंपाउंड बनेगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आया वो चिल्लाना शुरू कर देगा, मैं तो नहीं खेल रहा। होते ना बहुत सारे लोग जिनका बैट होता है वो मैदान छोड़ के भाग जाता है, ये भी बोलता है मैं तो नहीं खेल रहा, मैं तो मैदान छोड़ के जा रहा हूं, तुम तुम्हारी जानो। तो ये H2O बना के बाहर निकाल देता है। तो जब भी ये स्पीशीज बनेगी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। जैसे अगर आपने H2O+ बना दिया तो वो H2O बन के बाहर निकल जाएगा, अपना प्लस, अपनी अमानत किसी और को दे जाएगा। और आपको ये पता है कि जब भी आप एक न्यूट्रल स्पीशीज से एक चार्ज स्पीशीज बनाते हो, जहां पे कार्बन जैसे गरीब आदमी को आपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो वो हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप या RDS होता है। इसके बारे में डिटेल में बात, इवन रिएक्शन ये कहलाता है, इसके बारे में डिटेल में बात हम हैलोजन में करेंगे। मैं यहां पे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, फिर से आपको बोल रहा हूं, पर परेशान मत होना क्योंकि हम वहां पे बहुत डिटेल में करेंगे। तो बेसिकली यहां पे बहुत सिंपल सी चीज आ गई कि हमको समझ में आ गया कि यार यहां पे हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकैटायन बना तो ये HSO4- इस फास्ट स्टेप में इस वाले कार्बन से एक H+ खा जाएगा ताकि यहां पे एक माइनस चार्ज आ जाए। हमको फाइनली इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। और आपने एक बात ध्यान से नोटिस की होगी कि मैंने बोला था H2SO4 कैटलिस्ट है, तो उसने H+ दिया था, उसको उसका H+ वापिस भी मिल गया है। H2SO4 बन जाएगा ना जब आप HSO4- और H+ का रिएक्शन करवाओगे तो H2SO4 एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, हमको फाइनली एल्कीन मिल गया। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि डिहाइड्रेशन में हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। जो हमारे ध्यान देने की बात है कि यार कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है। इसको हम इवन यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बोलते हैं। डिटेल में इसको वहां पे पढ़ेंगे। तो अगर आपने यहां पे रिएक्शन करवाया तो देखो एक चीज बताऊं, यहां पे टेम्परेचर सिर्फ 363 केल्विन चाहिए, पर इस वाले रिएक्शन में टेम्परेचर 440 केल्विन चाहिए। आप ध्यान से देखो इतना डिफरेंस आ गया। सिर्फ 30% H2SO4 होने पर यहां पे मेरे को एक एल्कीन मिल जाएगी, यहां पे मेरे को 95% H2SO4 लेना पड़ा। लेफ्ट वाला रिएक्शन इतना इजीली हो रहा है, राइट वाले रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी ज्यादा लेना पड़ रहा है। तो आप मेरे को यह बताओ कि ऐसा हो क्यों रहा है, Why is this happening? Why is this happening? लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला मेरा एक स्टेबल 3 डिग्री कंपाउंड है। लेफ्ट वाला मेरा क्या है, एक स्टेबल 3 डिग्री कंपाउंड है। 3 डिग्री से होने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेटजेफ रूल होता है जो ये बोलता है कि यार वो प्रोडक्ट जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं, जिसके पास ज्यादा अल्फा H होंगे, अब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया है, जितने अल्फा H होंगे एल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेटजेफ बेसिकली ये बोलता है कि जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी उसको मैं सेटजेफ प्रोडक्ट बोलूंगा, और वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। देखो इस वाली एल्कीन में एक CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप है, तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। पर अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं तो बेचारे में एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, बस ये वाला, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो सेटजेफ ने बोला कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती हैं
वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, और जो ज्यादा स्टेबल है उसको मैं सेटजेफ बोलूंगा। हर बार हर केस में जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी वो सेटजेफ एल्कीन कहलाएगी। अब जैसे ये रिएक्शन हो रहा है तो यहां पे दो बीटा पोजीशन है, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है। मैं एल्कीन यहां भी बना सकता हूं, यहां भी बना सकता हूं। तो मेरा प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करूंगा मैं? जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा तो कार्बोकेटाइन यहां पे ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्कीन ही ज्यादा स्टेबल ये वाली बनेगी। तो मेरा मेजर एल्कीन कौन सी होगी? मेरी ये वाली एल्कीन मेजर होगी, जिसको हम सेटजेफ बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेटजेफ बोलते हैं, ठीक है। तो सेटजेफ रूल समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया तो ये एक बीटा पोजीशन है, ये एक बीटा पोजीशन है, बहुत बढ़िया। तो एक बार एल्कीन यहां आ जानी चाहिए, एक बार एल्कीन यहां आ जानी चाहिए। पर जैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट्स को एनालाइज करता हूं, ये एक अजीब सा कंपाउंड मेरे पास आता है। ये एल्कीन यहां पे कैसे पहुंच गई? बड़ी अजीब बात है सर, मेरे को तो आपने बताया ये बीटा 1 पोजीशन है, ये बीटा 2 पोजीशन है, सर को पढ़ाना ही नहीं आता, सर ने गलत पढ़ा दिया। मेरे को भी ऐसे ही लगा कि यार ये प्रोडक्ट कहां से आ गया? आप बताओ ये प्रोडक्ट कहां से आया? या ऐसा कैसे हो गया कि ये प्रोडक्ट आ गया? यहां पे हो गया है रीअरेंजमेंट। तो जो डिहाइड्रेशन है उसका एक जो बहुत बड़ा फीचर होता है वो होता है कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। वो क्या होता है? वो होता है कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। ये कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है, यहां पे जो कार्बोकटायन बन रहा है जो इस वाली पोजीशन पे आएगा वो उचक के इधर पहुंच जाएगा, वो रीअरेंज हो जाएगा। कार्बोकटायन वहीं पे रहना पसंद करता है जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। वो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे है? या तो वो 3 डिग्री बन के सबसे ज्यादा स्टेबल है, या वो एक लोन पेयर के पास सबसे ज्यादा स्टेबल है। या तो आप उसको लोन पेयर के पास रख लो जो डोनेट होके उसके ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, या फिर आप उसको 3 डिग्री पे रख लो जो प्लस आई से उसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पूरा मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म काम का नहीं है, बस सिंपल सी बात है। मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां पे 1 डिग्री पे था, अगर मैं इस मिथाइल को शिफ्ट करा के इधर भेज दूंगा इस तरीके से तो मेरा पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये कार्बोकटायन रीअरेंज हो जाता है। और कौन सा ग्रुप शिफ्ट होता है? जिसके शिफ्ट होने से मेरा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है। ये 1-2 शिफ्ट है, बहुत लंबे लंबे शिफ्ट नहीं होते, एडजेसेंट पोजीशन के बीच में शिफ्ट होता है। 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और माइग्रेशन कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। वो ग्रुप ही माइग्रेट करेगा जिससे कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जिससे कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इथाइल को माइग्रेट करूं कि मिथाइल को, अगर मैं इथाइल को माइग्रेट करता हूं तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर आते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर मिलते हैं और 1 अल्फा हाइड्रोजन इधर मिलता है। पर अगर मैं इथाइल को माइग्रेट करवाता हूं तो यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब माइग्रेट कौन होगा? माइग्रेट होगा इथाइल। माइग्रेट कौन होगा? इथाइल। कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ रट्टा नहीं मारना। बहुत सारे बच्चे ये रट्टा मार लेते हैं, ज्यादा बल्कि वाला होगा, कम बल्कि वाला होगा, उससे हमेशा गलत आंसर आने की चांसेस होती है। माइग्रेट किसको कराना है? जो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, ज्यादा स्टेबल बनाने वाला माइग्रेट होगा। माइग्रेट माने स्टेबल, माइग्रेट म्हणजे स्टेबल। जो जितना ज्यादा स्टेबल बनाएगा वो ही माइग्रेशन करेगा। जहां पे भी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी माइग्रेशन उसी का होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हो, किसको? एल्कीन को। मैकेनिज्म इस बार थोड़ा सा अलग होता है, E2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारे मैकेनिज्म हम हेलोजन डेरिवेटिव में देखेंगे। पर अगर आप एल्कोहलिक KOH लेते हो और आप एक इस कंपाउंड को, ठीक है, जिसमें एक एल्केन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर आप उसको हीट करते हो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो यहां पे भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। इस केस में यहां पे भी 2 अल्फा और 2 मतलब 2 बीटा पोजीशन है बेसिकली। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां पे हीट दी हुई है, ठीक है। जब भी हम हीट देके रखते हैं तो हमेशा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर होता है। जब भी हम हीट देके रखते हैं तो हमेशा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर होता है। तो E2 का मैकेनिज्म कैसा होता है? ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। OH माइनस या बेस माइनस आएगा, वो हाइड्रोजन को खाएगा। जैसे जैसे वो हाइड्रोजन को खाता जा रहा है
तो ये हाइड्रोजन H+ से निकल के बाहर बनता जाएगा। तो इस कार्बन के पास जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, इस कार्बन के कंपाउंड में हेलोजन है। तो मेरे को फटाफट से सब लोग जवाब दे दो कि मैं नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास रखूं कि हेलोजन के पास रखूं। तो ये कार्बन की भी यही मंशा है। तो ये अपने जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को चिपकाना शुरू कर देता है कि भाई तू कार्बन तू रख, तेरे पे वैसे भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तू हेलोजन के साथ जुड़ा है, तू रख। इस कार्बन के पास नेगेटिव आए तो ये चिल्लाना शुरू कर देगा कि मेरे को नेगेटिव रखना ही नहीं है, तो ये बचाओ बचाओ चिल्लाएगा, हेलोजन बोलेगा मेरे को दे दो आपके नेगेटिव, तो ये इसको नेगेटिव दे दिया जाएगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ये वाला बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म और ये वाला बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, फाइनली हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो यार E2 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बन रहा। ठीक है, प्रोटॉन और लीविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, अपोजिट साइड से ही अटैक हो रहा है। अगर सेम साइड हुए तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लो मेरे को किसी ने फिक्स्ड करके कॉन्फ़िगरेशन दे दी, मेरे पास ये रिएक्शन है, यहाँ पे H है और यहीं पे X है, एंड दिस इज अ फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH हीट की प्रेजेंस में भी करा दूंगा तो यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, उनको एंटी होना पड़ेगा एक दूसरे के रिएक्शन होने के लिए E2 के मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन के लिए आपको एंटी पे रखना पड़ेगा H और F को। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आता है? ये आता है, हमको क्या करना है? RX का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो जितना बड़ा एटम का साइज होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, तो आयोडीन को हटाना बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेकेज इन्वॉल्व है, तो जिसको हटाना इजी होगा उसका रिएक्शन भी जल्दी होगा। ठीक है, आया समझ में? रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल ग्रुप के लिए टर्शरी का ज्यादा होगा क्योंकि इसका प्रोडक्ट सबसे स्टेबल बनेगा। ये ऑर्डर क्यों आ रहा है? ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के कारण ऑर्डर आ रहा है। ये ऑर्डर क्यों आ रहा है? प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के कारण ऑर्डर आ रहा है। ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है? प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के कारण ऐसा ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, कई बार पर जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसको हम हॉफमान प्रोडक्ट बोलते हैं, कई बार काफी बार जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होता है हॉफमान प्रोडक्ट वो बन जाता है। किस केस में? अगर आपका बेस बहुत बल्की है, अगर आपका बेस बहुत बल्की है और उसके सामने आपने जो सबस्ट्रेट लिया है वो भी बहुत बल्की है। अब जरा सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम क्या हो गई है। यहां पे इस हाइड्रोजन को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये CH3 ग्रुप बड़ा ग्रुप है, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे घूम रहे हैं। ये CH3 ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे घूम रहा है। अब ये खुद भी बहुत बड़ा है, तो पतली गली में से मोटा हाथी नहीं घुस सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? पतली गली में से मोटा हाथी नहीं, पतली गली में से मोटा हाथी नहीं घुस सकता। तो ये मोटा हाथी है, ये गली पतली है, तो ये नहीं घुस पाएगा। तो ये इसको खा के चला जाएगा या इसको खा के चला जाएगा। ठीक है, जो भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा इजीली अप्रोचेबल होगा, ये उसको खा के जाएगा। ये तो बीटा कार्बन पे ही नहीं भाई, ये अल्फा कार्बन नहीं, बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। तो या तो ये वाला H खा सकते हो, A वाला H या B वाला H। A वाले H को खाना इज वेरी मुश्किल क्योंकि यहां पे बल्की ग्रुप्स यहां पे साथ में लगे हुए हैं। B वाले H को अप्रोच करना इजी है, इसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, तो ये बल्की बेस आएगा, इस वाले H को खा जाएगा। तो हॉफमान प्रोडक्ट ही, ठीक है, हॉफमान प्रोडक्ट ही ऐसे केसेस में मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हॉफमान प्रोडक्ट लेस स्टेबल यहां पे काफी ज्यादा मात्रा में बन जाएगा। अगर ये 3 डिग्री होगा तो इसकी मात्रा और ज्यादा आएगी, अगर ये 3 डिग्री होगा तो इसकी मात्रा और ज्यादा आएगी। हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जैसे जैसे आप इसको बल्की बनाते जाओगे वैसे वैसे, और सबस्ट्रेट और जब तक आपका अटैकिंग रेजेंट आप जैसे जैसे बल्की बनाते जाओगे हॉफमान प्रोडक्ट मेजर बनता जाएगा। ठीक है, कोल्बे का मेथड आपने पहले ही सीखा था। यहां पे क्या होता है, अपने फ्री रेडिकल बनते हैं, तो ये दोनों बाहर निकलेंगे, इधर डॉट आएगा, इधर डॉट आएगा, ये दोनों डॉट मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा एनोड पर। तो आप कोल्बे के थ्रू भी एल्कीन बना सकते हो। यार ये सारे रिएक्शंस वही हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा दो, अगर आप पूरा हाइड्रोजनेशन करा दोगे, मतलब एक हीरो को 2 हीरोइन, तो आपका एल्केन बन जाएगा। हमको ये नहीं चाहिए, ये गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा
कि ये रिएक्शन बीच रास्ते में स्टॉप हो जाए। अगर आप रिएक्शन को पूरा करा दोगे, आप एक एल्काइन का पूरा हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो वो एल्केन बना देगा। अगर आपको एल्केन ही बनाना है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एल्केन नहीं बनाना, अगर आपको एल्केन नहीं बना के आपको एल्कीन बनाना है तो आपको फिर पॉइजन कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइजन कैटलिस्ट क्या करता है कि वो बीच में रिएक्शन को रोक लेता है, वो रिएक्शन को पूरा नहीं होने देता। तो 4 तरीके से आप रिएक्शन को एल्कीन पे ही रोक सकते हो। 4 तरीके से आप एल्कीन को ही, मतलब एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन से 4 तरीके? लिंडलार, रोजनमंड, निकल बोराइड और बर्च रिडक्शन। तो जो लिंडलार, रोजनमंड और निकल बोराइड होते हैं वो तो सिस प्रोडक्ट देते हैं, और जो बर्च रिडक्शन होता है वो ट्रांस प्रोडक्ट देता है। इसको अब आप याद कर लो, ये चारों को याद करना है। लिंडलार मतलब H2PD CaCO3, रोजनमंड मतलब ये CaCO3 ऑक्सीजन है, कोबाल्ट नहीं है, ये बड़ा वाला O है, ऑक्सीजन है। ठीक है, रोजनमंड मतलब H2PD BaSO4, निकल बोराइड मतलब Ni2BH2, और बर्च मतलब लिक्विड अमोनिया और सोडियम। लिक्विड अमोनिया और सोडियम चारों याद कर लो। तो शुरू के 3 ये भी सिस प्रोडक्ट देगा, ये भी सिस प्रोडक्ट देगा और ये भी सिस प्रोडक्ट देगा, और जो बर्च है वो ट्रांस प्रोडक्ट देगा। जो बर्च रिडक्शन है वो ट्रांस प्रोडक्ट आपको दे देगा, जो बर्च रिडक्शन है वो आपको ट्रांस प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, आ गया समझ में? सिंपल है, मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए कौन सा वाला चीज क्या देगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या देगी। मैकेनिज्म पे जाना नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म पे जाना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर केस में आप डीहेलोजिनेशन भी करा सकते हो। आपके पास कौन है भाई? आपके पास विसिनल हेलाइड है, मतलब आजू बाजू पोजीशन पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं, उसको विसिनल पोजीशन बोला जाता है। आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा लो। जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, कुछ कुछ कर्मकांड करेंगे, फिर रेडिकल बनाएंगे और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन डीहेलोजिनेशन में भी हो जाता है। तो डीहेलोजिनेशन करा लो, दोनों हेलोजन बाहर निकल के जिंक के साथ अपना आयनिक कंपाउंड बना लेंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर मान लो मैं इस पे जिंक डस्ट का रिएक्शन करवाता हूं तो पहले यहां पे डॉट आएगा, ठीक है, फिर रेजोनेंस होगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां डॉट आ जाएगा, फिर ये Br बाहर निकलेगा और मेरा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? मेरे बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमने लिया था, इस केस में हॉफमान प्रोडक्ट कुछ मात्रा में बन रहा है पर मेजर नहीं बन रहा है। इस केस में हॉफमान प्रोडक्ट मेजर नहीं बन रहा है, अभी भी ये माइनर ही बन रहा है। पर अगर मैं अब यहां पे 3 डिग्री ले लेता, इसकी जगह अगर मैं यहां पे 3 डिग्री ले लेता तो 3 डिग्री के केस में हॉफमान प्रोडक्ट मेजर बन जाता। 3 डिग्री के केस में हॉफमान प्रोडक्ट मेजर बन जाता। 2 डिग्री के केस में अभी भी सेटजेफ ही मेजर बनेगा, पर अब उसकी मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हॉफमान भी आ गया है। पर अगर आप 3 डिग्री ले लोगे तो हॉफमान प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 डिग्री ले लोगे तो हॉफमान प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, एक लास्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं एल्कीन बनाने का, जिसको हम विटिग रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हम फास्फोरस इलाइड या विटिग रिएजेंट लेते हैं, PPS3Cr2, ये विटिग रिएजेंट है। ठीक है, फास्फोरस का कंपाउंड है, इसको इलाइड भी बोला जाता है। जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, बहुत सिंपल सी चीज है, फास्फोरस की अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा है, तो फास्फोरस ऑक्सीजन को खा जाएगा, कार्बन को रिलीज कर देगा। तो ये दोनों कार्बन कार्बन आपस में मिल गए और फास्फोरस को ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार है, वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया। ठीक है, वो क्या हो गया? वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया। वो क्या हो गया? वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया। वो क्या हो गया? वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं हम इलाइड या फिर विटिग रिएजेंट। तो फास्फोरस की ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी ज्यादा है, कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया और फास्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये इसके प्रिपरेशन के मेथड खत्म हुए। अब हम आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, एल्कीन पे आप एडिशन करा सकते हो, रिएक्टिव कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ। हमने एल्केन के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन देख लिया था। आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी करा सकते हो। ठीक है, तो आपने एक XY कंपाउंड लिया, ये अटैकिंग मॉलिक्यूल है, इसमें से फॉर एग्जांपल लेट्स से X+ बाहर निकलता है। एल्कीन क्या है? एल्कीन इज अ न्यूक्लियोफाइल।
एल्कीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। सर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल क्यों है? अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्कीन का, क्योंकि इसके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले को डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेट कर सकता है तो ये उसको ढूंढेगा जो डोनेशन ले सकता है। तो वो कौन होगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की इच्छा है लेने की। तो ये न्यूक्लियस से प्यार करता है, इसको पॉजिटिव चार्ज वाला आदमी चाहिए है। तो होगा क्या कि एक पे एक्स ऐड हो जाएगा, एक पे वाई ऐड हो जाएगा। अब इसके अलग अलग होता है। आप हेलोजन एसिड मतलब HX को एडिशन कर सकते हो, ये कार्बोकेटायन के थ्रू जाता है, यहां से H+ निकलेगा, ये एल्कीन इधर से ब्रेक होके इधर H+ जोड़ लेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा क्योंकि वो वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है? यहां पे कार्बोकेटायन मैकेनिज्म है। HX का एडिशन ऑन एल्कीन गोज थ्रू कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। ठीक है, HX का एडिशन ऑन एल्कीन will go through carbocation mechanism. HX का addition on alkene will go through carbocation mechanism. ठीक है, और यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। जहां जहां पे पॉसिबिलिटी आएगी वहां वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। जहां पे भी कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड की, जो जितना ज्यादा अच्छा एसिड वो उतना ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। HX का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप HX का एडिशन कराते हो, अगर आप HX का एडिशन कराते हो एल्कीन पर, तो वहां पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि हेलोजन एटम वहां पे जाएगा जहां पे कि हाइड्रोजन एटम कम है। तो फॉर एग्जांपल ये HX है, हाइड्रोजन का एटम किधर कम है? ये तो चलो सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई, पर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मान लो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां पे मैं इसको CH2 कर देता हूं, यहां पे मैं इसको हटा के CH3 कर देता हूं, ये सार को हटाते हैं और इसको CH3 कर देते हैं, ये एक H है तो CH2 ही रहने देते हैं इसको क्योंकि एक H ऊपर है। तो हमारा जो हेलोजन है वो वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो यार यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो हेलोजन जो है वो एक हाइड्रोजन पे आके अटैच होगा। इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, मार्कोनिकोव ने बहुत पुराने जमाने में रूल दिया था। बेसिकली दिस इज अ लर्निंग ट्रिक, बट ये ट्रिक फेल हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड वाया मार्कोनिकोव रूल। तो आप देख लेना, जिस भी केस में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, जैसे यहां पे नहीं होगा, यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, पहली बार में जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, इससे ज्यादा और स्टेबल बनने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हेलोजन है वो उस कार्बन पे जाके ऐड हो रहा है जिस पे हाइड्रोजन कम है, तो यहां पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा पर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में यहां पे सबसे पहले कार्बोकेटायन कहां पे बनेगा भाई? इससे H+ आया और Br- आया, तो H+ आके इस एल्कीन पे या फिर इस ये एल्कीन H+ पे अटैक करेगी, पॉजिटिव चार्ज यहां बना, बट दिस इज 2 डिग्री। इस पॉजिटिव चार्ज को पता है कि यार इधर से अगर एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है, इधर आता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन फिर यहां पे आके जुड़ेगा। अब इस केस में मार्कोनिकोव रूल एज पर डेफिनेशन फॉलो नहीं हुआ। तो मार्कोनिकोव रूल वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस एक रूल बना के चले गए कोई साइंटिस्ट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट, खराश इफेक्ट, ये सिर्फ ब्रोमीन के लिए एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर ब्रोमीन, ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr एडिशन। ये ना क्लोरीन के लिए एप्लीकेबल है ना आयोडीन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, हम बोलते हैं खराश इफेक्ट। अगर आप HBr का एडिशन कराते हो अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर, तो वो मार्कोनिकोव के एकदम उल्टा होता है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, देखो अगर मैं HBr-CCl4 का रिएक्शन करा रहा हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड रिएक्शन है, तो ब्रोमीन बीच वाले कार्बन पे जाएगा। कहां पे जाएगा? बीच वाले कार्बन पे। ये मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन हो गया। पर अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा हूं, अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा हूं, तो उल्टा रिएक्शन होगा यहां पे, क्योंकि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, तो उल्टा रिएक्शन होगा और ब्रोमीन उस कार्बन पे ऐड हो गया जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। ब्रोमीन किस पे ऐड हो गया? इस वाले कार्बन पे ऐड हो गया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर आपने पेरोक्साइड लिया हुआ है, तो उसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट बोल सकते हो या खराश इफेक्ट बोल सकते हो,
उस केस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। उस केस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। कब? जब आपने पेरोक्साइड लिया हुआ है तब। क्वेश्चन ये आता है कि HCl और HI एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते? HCl बॉन्ड HBr से स्ट्रॉन्गर है तो वो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल नहीं बनाएगा, वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा HCl का पेरोक्साइड के द्वारा, तो इसलिए HCl रिएक्शन नहीं देगा। HI का बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है HBr बॉन्ड के कंपैरिजन में, वो इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पर आयोडीन का एल्कीन पे एडिशन एंडोथर्मिक होता है, तो आयोडीन के जो एटम है वो एल्कीन पे जाने से पहले खुद ही मिल जाते हैं। तो मोटी मोटी बात क्या है कि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr में ऑब्जर्व होता है, बाकी किसी में ऑब्जर्व नहीं होता। तो अगर आपको मान लो कोई ये बोल दे HCl और नीचे आपको CCl4 के साथ वो पेरोक्साइड भी दे दे, अगर वो ऐसा भी कर दे तो कंफ्यूज मत होना, रिएक्शन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा। रीअरेंजमेंट अगर वहां पे पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है। सिर्फ HBr ही कराएगा, बाकी नहीं कराएंगे। आपको वाटर ऐड कराना है, आप डाइल्यूट H2SO4 ले लो तो क्या होगा, यहां पे आपको H+H2O मिल रहा है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H+H2O, H+ जाएगा यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इधर अटैक करेगा, यहां पे कार्बोकैटायन आएगा, कार्बोकैटायन आएगा, पानी अपने लोन पेयर के साथ आएगा, ये बनाएगा, इधर से एक H+ बाहर, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है, और हमारा मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल गया यहां पे मेरे को एक एल्कोहल मिल गया। क्या मिल गया मेरे को यहां पे मेरे को अपना क्या मिल गया भैया, यहां पे मेरे को अपना एक एल्कोहल मिल गया। तो ये क्या हो गया मेरा एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ X2 इन एल्कीन। अब यहां से सवाल बनते हैं, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि यहां पे पहली बार हम देखेंगे एक नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन। यहां पे हम पहली बार क्या देखेंगे, एक नॉन क्लासिकल कैटायन का हम यहां पे फॉर्मेशन देखेंगे। हम X2 का एडिशन कराना चाहते हैं कि एल्कीन पर, प्रोडक्ट ये बनेगा, विसिनल हैलाइड्स यहां पे बनेंगे, जेम हैलाइड्स इसमें नहीं बनेंगे, यहां पे विसिनल डाइहैलाइड ही बनेगा, एडजेसेंट कार्बन पे X आएगा। मैकेनिज्म क्या होता है, देखो यहां पे हमने ये देखा था कि टेम्पररीली वैन डर वाल्स फोर्सेस में जब हम केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर रहे थे, हमने देखा था कि टेम्पररीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होता रहता है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का इस वाले हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे बहुत सारा डेल्टा प्लस आएगा। जैसे इधर बहुत सारा डेल्टा प्लस आ गया, ये एल्कीन को वेट नहीं होगा क्योंकि इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डंप करने हैं, ये एल्कीन इस तरह से ब्रेक होके इस वाले हेलोजन पे अटैक कर देगा और ये वाला हेलोजन बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली बना क्या कि ये इधर ब्रेक हुआ, इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, तो ये एक्स अपना नेगेटिव चार्ज लेके बाहर घूम रहा है, देखो ये रहा ये वाला एक्स। अब क्या हुआ, जैसे हमारा ये इंटरमीडिएट बना तो दो पॉसिबिलिटीज यहां पे अराइज करती हैं। जो बाहर एक्स माइनस घूम रहा है वो इस पे अटैक कर दे कि अंदर के अंदर इसकी जो प्यास है, इसकी जो जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, अंदर ही अंदर से ये हेलोजन इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर दे। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, बाहर वाला हेल्प करे कि घर वाला हेल्प करे। जनरली सबसे पहले जब दुनिया अच्छी रहती है, कलयुग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो घर वाले पहले हेल्प करते हैं, बाहर वाले से हेल्प मांगने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। जैसे ही घर वाले हेल्प करेंगे तो होगा क्या कि ये हेलोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और मेरे पास ये एक नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन नहीं है, ये पूरी ट्रांजिशन स्टेट में ही एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरे कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये X माइनस ऑब्वियसली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। X माइनस नीचे से अटैक नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो X माइनस को ऊपर से अटैक करना पड़ेगा। तो यहां पे एंटी एडिशन होता है। X2 के केस में क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। X2 के केस में क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन आपको कैसे समझ में आएगा, ये देखो, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, यहां पे मेरा एल्कीन था, मैंने इस पे X2 का एडिशन कराया, तो जब मैं इसका वेज डैश में प्रोजेक्शन देखूंगा तो अगर एक X वेज पर है तो दूसरा X डैश पर होगा। दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन, उल्टा एडिशन हुआ। इसकी खास बात क्या होती है, ये रीअरेंज नहीं होगा। यार कार्बोकैटायन ही नहीं बना तो रीअरेंजमेंट कहां से होगा, ठीक है, तो नो रीअरेंजमेंट। तो X2 एडिशन के केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ, पक्का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक सब पार्ट है ब्रोमीन का, जो हम ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। तो यार अब यहां पे मैं बीच बीच में आपका पीओसी भी लेता जाऊंगा, मैं अलग से पीओसी नहीं बताऊंगा,
मैं आपका बीच बीच के साथ जहां जहां पे रिएक्शंस आती जाएंगी मैं आपका वहां पे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जांपल लेता जाऊंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल जो बार बार पूछा जाता है, जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। जब हम एल्कीन पे ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, आपके पास क्या बनता है, ये कंपाउंड बनता है। जो ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है वो ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन होता है। तो जब आप ब्रोमीन के सोल्यूशन में एल्कीन डालोगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा। क्या पता चला, देखो दिख रहा है विजिबल चेंज। मतलब एग्जामिनेशन का, कोई भी एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट वो होता है जहां पे हम प्रैक्टिकली कोई चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं या इंडस्ट्रियली वो चीज हो रही है। तो मैंने क्या करा, मेरा Br2CCl4 का ब्राउन कलर का सोल्यूशन था, मैंने उसमें एल्कीन को डाल दिया। हमने जैसे ही उसमें एल्कीन को डाला उसका कलर गायब हो गया, क्योंकि अब Br2 तो मेरे पास है ही नहीं, Br2 का तो एल्कीन के ऊपर एडिशन हो चुका है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। ये वैसे ब्राउन रेड होता है, मतलब यार वो ब्रिक आती है ना अपनी, ब्रिक भी नहीं, अब एग्जैक्टली यार इसका कलर कैसा होता है वो मैं आपको यहां तो नहीं समझा पाऊंगा, बट ब्राउन रेड टाइप का सोल्यूशन होता है। एग्जैक्टली पूरा रेड भी नहीं होता और एग्जैक्टली पूरा ब्राउन भी नहीं होता। ये कंपाउंड रेड और ब्राउन बीच के कलर का होता है, ये प्योरली रेड कलर का नहीं होता, ठीक है, ब्राउन रेड कलर का होता है। चलिए, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में जो ब्राउन रेड कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है फाइनली, और हमको एक कलरलेस सोल्यूशन मिलता है। आप X2H2O या HOX एक ही बात है, उसका एडिशन करा सकते हो। एक कार्बन पे OH ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पे हेलोजन ऐड हो जाएगा। इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी डेल्टा माइनस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोराइड के ऊपर ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये इस पे अटैक करके OH माइनस को बाहर निकाल देगा, Cl प्लस बन जाएगा। नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन, OH माइनस आके एंटी एडिशन कर लेगा। फाइनली फास्ट स्टेप में मेरे को क्या मिल गया, मेरे को एक हाइपोहेलिस एसिड का एडिशन होने वाला कंपाउंड मिल गया, ठीक है, जिसको हम CH2 CH2 OH और Cl मेरे को यहां पे कंपाउंड मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है, बस हमने हमारा अटैकिंग रिएजेंट चेंज कर दिया, ठीक है, जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हमारा रिएजेंट है उसको हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे OH और Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉन क्लासिकल कैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जितने भी सारे हैं, ये जितने भी सारे रिएजेंट्स हैं, ये सब के सब क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएंगे। आप एक सेकंड में इसको याद कर लो, एक बार पढ़ लो, इसको हमको याद करना है यार। ये सारे के सारे हमारे क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाने वाले रिएजेंट्स हैं। ये सारे के सारे हमारे कौन हैं जो क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेंगे, ये सारे के सारे क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएंगे। HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, DI हो गया, H2SO4 हो गया, H2H+ हो गया, ROH+ हो गया और CH3COH+ हो गया। और ये जितने भी हैं ये सारे के सारे NCC बनाएंगे, नॉन क्लासिकल कैटायन ये बनाएंगे, ठीक है। Br2CCl4, Cl2CS2, Br2H2O, Br2 वाटर इन ब्राइन, ये भी HOCl, ये भी HOBr, ये भी NOCl, ये भी और IN3 भी। इसमें कौन कैटायन बन रहा है, कौन एनायन बन रहा है, वो भी याद करना है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और कौन सा बाद में अटैक करेगा नॉन क्लासिकल कैटायन पे, वो भी आपको याद होना चाहिए है। अगर आपको Br2 वाटर इन ब्राइन दिया है तो इसमें Br- भी अटैक करता है, Cl- भी अटैक करता है और H2O भी अटैक करता है, तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या होगा, तीन प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम Br2 वाटर इन ब्राइन आपको दिया हुआ है, Br2H2O दिया हुआ है, तो Br- भी अटैक कर सकता है, H2O भी अटैक कर सकता है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आपको Br2H2O दिया हुआ है तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक पे Br होगा, एक पे OH होगा और दूसरे में दोनों पे Br होगा, ठीक है। और अगर हमको ये Br2 वाटर इन ब्राइन दिया है तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे। Br तो फिक्स है ही भाई, वो तो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। एक बार Br होगा, उसके साथ Cl होगा, एक बार OH होगा और एक बार Br होगा। तो ध्यान रखना दिया क्या है, आपका रिएजेंट क्या है वो डिसाइड करेगा आपके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्बीन का एडिशन, भाई आप डायज़ोमीथेन ले लो CH2N2, उसका आप एल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दो, एक 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। इसका ट्रिक क्या है, इसका की पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है, जो भी आपको दिया हुआ है इसको ऐसे लिख लो, यहां पे आपका CH2N2 लिख लो, ठीक है। N2 बाहर हो जाएगा, इस बॉन्ड को हटा के और तोड़ के इनके साथ मिला के ऐसे बना दो।
तो अगर आपको 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करना है, अगर आपको साइक्लोएल्केन बनाने हैं, तो आप डायज़ोमीथेन के साथ कार्बीन का रिएक्शन करवा सकते हो। सर कार्बीन तो कहीं पे आई ही नहीं, होगा क्या कि N2 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो वो CH2 को छोड़ के चला जाएगा और आपका बना देगा कार्बीन। दिस इज कार्बीन इंटरमीडिएट, दिस इज कार्बीन इंटरमीडिएट। तो कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के अलावा एक कार्बीन इंटरमीडिएट भी होता है जो ऐसा दिखता है, जिसमें पूरा एक डब्बा खाली है, जिसमें एक पूरा लोन पेयर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बीन इंटरमीडिएट हो गया। ऑक्सीडेशन कराना है, बहुत सारे ऑक्सीजन दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, लिमिटेड ऑक्सीजन दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो एल्कीन की होती है, दैट इज ओजोनोलिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो किसी भी एल्कीन की होती है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर आपको यहां पे H2OZN दिया हुआ है तो ये बॉन्ड को ब्रेक करके इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, आपका काम खत्म। इससे ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना इज दुनिया का सबसे सिंपल काम। अगर आपको यहां पे जिंक भी दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। दुनिया में 2 तरह के ओजोनोलिसिस होते हैं, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। अगर आपको जिंक दिया हुआ है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, मतलब पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एल्डिहाइड में रुक जाएगा प्रोडक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हुई, दोनों वैलेंसी को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड ओ जोड़ो, क्योंकि मेरे को यहां पे जिंक भी दिया हुआ है। आगे जाके मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाना है उस पे ध्यान देंगे। ठीक है, बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड ओ जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड ओ जोड़ो, मैंने यहां पे जोड़ दिया। पर अगर आपको बहुत से एक और की पॉइंट है कि अगर अनब्रांच्ड एल्कीन है तो एल्डिहाइड बनेगा, ब्रांच्ड एल्कीन है तो कीटोन बनेगा। दिमाग नहीं लगाना, तोड़ा, डबल बॉन्ड ओ जोड़ा, और यहां पे भी डबल बॉन्ड ओ जोड़ा, दिख रहा है दोनों तरफ आ रहे तो कीटोन बन गया, और अगर नहीं है तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, पर अगर आपको जिंक नहीं दिया हुआ, अब मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाता हूं तो आपको ये चीज समझ में आए। यहां पे ध्यान से देखना, हमारे ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब मैं इसको O3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, और ये एक नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा पानी के साथ, अगर मैंने जिंक ले रखा है, मेरा रिएजेंट अगर H2O जिंक है, तो ये जिंक इस ऑक्सीजन को खाके ZNO बना लेगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन जितना होना था वो यहां पे हो गया। पर अगर मैंने जिंक नहीं लिया हुआ है तो ये ऑक्सीजन पानी के साथ अटैच होकर H2O2 बना देगा, जो एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है जहां पे जिंक नहीं है और एल्डिहाइड बन रहा है, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन तो कीटोन में रहता है, चाहे जिंक हो चाहे जिंक ना हो। पर अगर आपने जिंक नहीं लिया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आप करवा रहे हो, तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओजोनोलिसिस में आपको एक एसिडिक प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर वो एसिड H2CO3 है, अगर वो एसिड H2CO3 है, तो वो अनस्टेबल होने के कारण CO2 प्लस H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? CO2 प्लस H2O बना लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कराता हूं। अगर आपने ये लिया हुआ है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया हुआ है, और आपने इसका रिएक्शन O3 के साथ करा दिया, फिर आपने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ये पहले तो HCHO में कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल में। ठीक है, फिर ये HCHO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर HCOOH बना लेगा, फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर H2CO3 बना लेगा, जो फाइनली H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी आपका फॉर्मल्डिहाइड बनेगा तो वो CO2 प्लस H2O भी देगा। जब भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा तो वो CO2 और H2O भी देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, आप अगर इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हो, ये बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन जोड़ा, तो मेरा क्या बन जाएगा? यहां पे इथेनॉल बन जाएगा। 2 मोल मेरे को इथेनॉल यहां पे मिल जाएंगे। पर अगर मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा? ये एसिड बना लेगा। तो मेरे को इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड मिल जाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन भी एक चीज होती है भाई, आप बेयर रिएजेंट का यूज कर लो और आप प्रोपेन 1,2 डायोल बना लो। तो अगर आपको डायोल का फॉर्मेशन करना है तो आप
एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा सकते हो बेयर्स रिएजेंट के साथ। ये भी एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, जैसे हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखा था। एग्जैक्टली सिमिलरली ये भी एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है एल्कीन के अंदर, जहां पे डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप बेयर्स रिएजेंट लेते हो किसके साथ? आपके एल्कीन के साथ, तो आपका एक डायोल फॉर्म हो जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 K2Cr2O7 लेते हो तो एग्जैक्टली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट बना देना। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग OA लेते हो KMnO4 और K2Cr2O7 के जैसा, तो आप एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बना देना जो आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में बनाओगे। ठीक है। एल्कीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई ये एल्कीन के बाजू वाले कार्बन की पोजीशन एलाइलिक कहलाती है, बेंजीन के बाजू वाली पोजीशन बेंजाइलिक कहलाती है। तो जब मैं इस पे रिएक्शन करवाऊंगा Cl2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, क्लोरीन भी Cl डॉट में टूटेगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? एक अलाइल क्लोराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक अलाइल क्लोराइड मिला लेंगे। क्या बना लेंगे? ये एक अलाइल क्लोराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अलाइल क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? ये अलाइल क्लोराइड बना लेंगे। सिमिलरली आप यही सेम रिएक्शन बेंजाइलिक पोजीशन पे करा लो, यहां पे डॉट Cl पे डॉट, दोनों मिल जाएंगे और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बेंजाइलिक क्लोराइड यहां पे फॉर्म हो जाएगा। एक स्पेशल रिएजेंट होता है जिसको हम एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS बोलते हैं। ये रहा वो रिएजेंट, ये Br डॉट जनरेट करता है। NBS क्या करता है? Br डॉट जनरेट करता है। NBS क्या करता है? Br डॉट जनरेट करता है। तो NBS का काम है ब्रोमीन फ्री रेडिकल को जनरेट करना। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे भी, सॉरी एलाइलिक पोजीशन है, बेंजाइलिक भी हो सकता है। एलाइलिक पोजीशन पे डॉट आएगा, Br पे डॉट आएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा ये एलाइलिक ब्रोमीन वाला कंपाउंड। ठीक है, पक्का? आगे चले। इथीन में ये रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए NBS इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। तो अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली NBS लिखा आ जाए तो समझ जाना यहां पे एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। पॉलीमराइजेशन आप करा सकते हो, पॉलीमर बना सकते हो मोनोमर से। ये पॉलीमर चैप्टर में हम बहुत देखते हैं, कैटलिस्ट का यूज कर लो, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे आपका मोनोमर एक पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन हो, कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो उस पे जब हम HBr का रिएक्शन करवाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो 1,2 प्रोडक्ट बनेगा या 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी हम कॉन्जुगेटेड डाइन पे HBr का एडिशन कराते हैं तो यार यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो वो रेजोनेंस में भी तो जा सकता है। ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे बीच में एल्कीन बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो या तो 1,2 एडिशन हो जाएगा या फिर 1,4 एडिशन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यार 1,2 एडिशन मेजर होगा या 1,4 एडिशन मेजर होगा। तो क्वेश्चन ये है कि यार 1,2 प्रोडक्ट मेजर बनाऊं कि 1,4 प्रोडक्ट मेजर बनाऊं। अब ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को KCP वर्सेस TCP बोला जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को KCP वर्सेस TCP बोला जाता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को KCP वर्सेस TCP बोला जाता है। क्या बोला जाता है? KCP वर्सेस TCP। आपकी टेम्परेचर की कंडीशंस क्या है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो प्रोडक्ट मेजर का डिसीजन इंटरमीडिएट के थ्रू लिया जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से आंसर आता है, और अगर टेम्परेचर आपके पास ज्यादा है तो आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से आंसर आता है। बहुत सिंपल सी चीज है। KCP वर्सेस TCP, बच्चे डरते हैं, बहुत सिंपल है कि KCP क्या होता है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और TCP क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो जब भी हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, आंख बंद करके आपको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। बना दिया साहब हमने, बहुत बढ़ दिया। बहुत कुछ एक सिलेक्टेड केसेस होते हैं, जैसे वो
अपना हॉफमैन प्रोडक्ट जहां पे मेजर बनता है भाई 3 डिग्री, आपके पास सबस्ट्रेट और बेस भी बहुत ज्यादा बल्कि उसको छोड़ के नॉर्मल केसेस में कॉन्जुगेटेड डाइईन में तो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना दो जिस एल्कीन में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। पर अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो आपको वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसका हमारा जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल है। तो देखो 1,2 प्रोडक्ट के केस में कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे आ रहा है, 1,4 प्रोडक्ट के केस में कार्बोकेटाइन 1 डिग्री आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो केसीपी में क्या होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला मेजर होगा, मतलब 1,2 प्रोडक्ट मेजर होगा। तो केसीपी के केस में 1,2 प्रोडक्ट मेजर होता है और टीसीपी के केस में 1,4 का जो प्रोडक्ट बन रहा था वो ये बन रहा था, यहां पे Br। यहां पे आप देखोगे तो अल्फा एच की संख्या कितनी है? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर मैं 1,2 प्रोडक्ट बना दूंगा तो वहां पे अल्फा एच की संख्या कितनी है? वहां पे अल्फा एच की संख्या तो काफी कम है, यहां पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जो 1,4 प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तब बनेगा, और 1,2 प्रोडक्ट कब मेजर बनेगा? जब आपके पास टेम्परेचर कम है तो वो तब मेजर बनेगा। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसका HBr पे रिएक्शन करवाता हूं -80 डिग्री मतलब लो टेम्परेचर, तो 1,2 प्रोडक्ट बन गया जो केसीपी ने डिसाइड किया, काइनेटिक्स ने डिसाइड किया। और अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर ले रखा है तो थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करेगी प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। आप फिजिकल केमिस्ट्री में जानते हो कि काइनेटिक्स में हम हमेशा इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, एनर्जेटिक्स की बात करते हैं, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ पे मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट की बात करते हैं। आप विसिनल डाइहैलाइड से बना सकते हो या आप जेम डाइहैलाइड से प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, जेम डाइहैलाइड मतलब आपको टेट्राहेलो एल्केन से प्रोडक्ट बनाना होगा, उसमें आपका एल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइन बन जाएगा। तो ये तो एल्काइन की फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आ गए हैं एल्काइन पे, तो आगे चलते हैं। अगर मान लो मेरे को एल्काइन बनाना है तो आपको ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जहां पे पहले आप एल्कीन बनाओगे फिर दोबारा से उसको वो करोगे। अब आप अगर आप नोटिस करोगे तो पहले मैंने एल्कीन बनाने के लिए एल्कोहलिक KOH लिया हुआ है, पर मेरे को एल्काइन बनाने के लिए NaNH2 लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को एल्कीन बनाने के लिए मैंने एल्कोहलिक KOH लिया हुआ है, पर सेकेंड टाइम रिएक्शन करवाने के लिए मैंने NaNH2 लिया हुआ है। इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, बिना रीजन के कुछ भी नहीं होता। देखो यहां पे एल्कोहलिक KOH तो एल्कीन बना देगा, हमको ऑलरेडी आता है। इस केस में क्या हुआ कि यार यहां पे ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 पे चेंज हो गया है, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। अगर मेरे को बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है तो मेरे को यहां पे एलिमिनेशन कराने के लिए स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए। एलिमिनेशन कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए? स्ट्रॉन्गर बेस। तो मेरा एल्कोहलिक KOH से काम नहीं चलेगा, मेरे को NH2- को यूज में लेना पड़ेगा सेकेंड टाइम रिएक्शन करवाने के लिए। तो आपको ऐसे भी रिएक्शन दिया जा सकता है कि आपको डायरेक्टली ये दे देंगे, एल्कोहलिक KOH दे देंगे, एल्काइन बना देंगे। बहुत सारे बच्चे उसको सही करके आते हैं, पर वो गलत है। वो क्या बोल रहा हूं? वो गलत है। ठीक है, वो क्या है? वो गलत है। आपको पहले एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा फिर NaNH2 लेना पड़ेगा। सेम काम आप किस पे करा सकते हो? अगर आप 2,2 टेट्रा हेलो एल्केन ले लोगे और आप उसके साथ मेटल ले लोगे तो ये मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा, एक X बाहर निकलेगा, कार्बन दूसरे को बाहर निकाल देगा। तो होगा क्या? यहां पे माइनस आएगा, इस X- के बाहर जाने के कारण यार फ्री रेडिकल आएगा तो वो इस पे गिर के इसको बाहर फ्री कर देगा। ठीक है, फिर ये बाहर निकलेगा और वो इस पे गिर के इसको बाहर कर देगा, तो एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो या तो आप विसिनल डाइहैलाइड ले लो तो आपका बन जाएगा, या फिर आप टेट्रा हेलो एल्केन ले लो तो आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एल्काइन बन जाएगा। कोलबे में आप इस तरह का एक कंपाउंड ले लो, यहां पे डॉट बनेगा, यहां पे डॉट बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो। भाई मैंने CH3 MgBr लिया, ये CH3- है, ये इसका H खा जाएगा, तो मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr बन गया। उसका आप अटैक करा दो CH4 पे, तो वो इसको अटैक करके और यहां से एक H खा जाएगा और बना देगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बना देगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा। ठीक है, नहीं एक्चुअली नहीं, यहां पे आपको सॉरी इतना लंबा सेशन होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है।
हमारा ये हमने क्या किया, हमने ये ग्रिग्नार्ड रीजन जनरेट कर लिया, ये हमारा क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रीजन जनरेट हो गया, हमने उसका अटैक RI पे करा दिया। तो जो यहाँ का C- है ये इस R पे अटैक करके SN2 मैकेनिज्म के थ्रू I को बाहर भगा देगा और हमारा RC ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। ये CH4 तो यहां से निकल के फ्री हो गया, मीथेन गैस बन के उड़ जाएगा। ये वाला जो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन जनरेट हुआ ये RI पे अटैक करके I को बाहर भगा के RC ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा। क्या बना देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा। ठीक है, इथाइन या एसिटाइलिन का फॉर्मेशन अगर आपको करना है, आप मेटल कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा। बेसिकली कुछ नहीं होता यार, ये OH तो जो है वो कार्बन कैल्शियम के साथ चल जाते हैं और हाइड्रोजन कार्बन के साथ आ जाते हैं। आप हेलोफॉर्म से बना सकते हो या आयोडोफॉर्म से बना सकते हो या क्लेरोफॉर्म से बना सकते हो, मतलब क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इनसे भी आप बना सकते हो। आपको 2 कंपाउंड तो हेलोफॉर्म के लेने हैं, 6 आपको सिल्वर लेना है। अब जो सिल्वर होता है उसकी हेलोजन के साथ जो अफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो सिल्वर है उसकी हेलोजन के साथ अफिनिटी इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा अफिनिटी रखता है वो, तो वो इससे जाके 3 आयोडीन इधर से और 3 आयोडीन इधर से खा जाएगा, जिसके कारण कार्बन और कार्बन अकेले पड़ जाएंगे। तो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, Ag आयोडीन के साथ अपना कंपाउंड बना लेगा विच विल बी वेरी स्टेबल। तो ये दोनों स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको एल्काइन बनाना है तो आप कार्बाइड का यूज कर सकते हो या आप हेलोफॉर्म का यूज करवा सकते हो। एल्काइन की खास बात क्या है कि भैया एल्काइन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बीच में, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ने के कारण ये भी काफी रिएक्टिव होता है। एल्काइंस आर आल्सो रिएक्टिव। ठीक है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, भैया देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस इज एसिडिक, ये आराम से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे जो ये छोड़ के जा रहा है कॉन्जुगेट बेस, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये एक sp कार्बन है और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये अपने नेगेटिव चार्ज को इजीली झेल सकता है। ये सामने वाले बेस को बोल सकता है कि तू मेरा हाइड्रोजन ले जा। तो एल्काइन की खास बात क्या है कि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। इसके पास क्या है? एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आप हाइड्रोजन का एडिशन इस पे करा सकते हो, एल्केन बन जाएगा। आप इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा सकते हो, पर जो एल्काइन की रेट होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, वो एल्कीन के मुकाबले कम होती है। अब आप बोलोगे सर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है, मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराता हूं तो क्या बनेगा? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपने क्या किया, एक sp2 कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज ले आए। sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो मना कर देगा मेरे को पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए। तो जब हम एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं तो ये जो उसका इंटरमीडिएट है ये कम स्टेबल बनता है, और क्योंकि इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम आता है। इंटरमीडिएट यहां पे अनस्टेबल बनने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन का फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज लेस देन एल्कीन। यहां से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा रहा हूं तो एल्कीन बेटर है कि एल्काइन बेटर है? आप सोचोगे यार ज्यादा इलेक्ट्रॉन एल्काइन के पास है, आंसर एल्काइन होना चाहिए, पर आंसर निकल के आएगा एल्कीन। ठीक है, आप हेलोजन जब ऐड कराओगे तो 4 हेलोजन ऐड हो जाएंगे। Cl2 FeCl3 आपने लिया तो 4 Cl ऐड हो जाएंगे। 2 बॉन्ड को तोड़ के उनको रिप्लेस कर दो क्लोरीन से। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन तो डार्क में ही रिएक्ट कर लेते हैं, आयोडीन को रिएक्ट करवाना है, 4 आयोडीन अगर जोड़ने हैं तो थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ एक Cl2 लिया है तो 2 Cl ऐड हो जाएंगे, 2 Cl2 लिए हैं तो 4 Cl2 ऐड हो जाएंगे। ये किसकी तरह से काम कर रहा है? दिस इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। कई बार पूछने जाता है भैया ये FeCl3 का यहां पे क्या काम है? FeCl3 का काम है ये एक लुईस एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है। किसकी तरह से एक्ट कर रहा है? लुईस एसिड की तरह से एक्ट कर रहा है। आप हेलोजन एसिड भी इस पे जोड़ सकते हो, यहां पे जेम डाइहैलाइड बन जाता है। देखो HX आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, हेलोजन जुड़ जाएगा इस तरीके से। अब जब मेरे को दोबारा H+ को भेजना है तो मैं H+ को कहां पे भेजूं? आप ही बताओ। मेरा H+ यहीं पे आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज दोबारा यहां पे बन जाएगा, क्यों? क्योंकि हेलोजन का लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो दोबारा से पॉजिटिव चार्ज यही बन गया। तो X माइनस का अटैक किधर होगा? इधर होगा। तो जब भी मैं हेलोजन एसिड या HX का एडिशन करवाता हूं एल्काइन पर, तो मेरे को जेम डाई हैलाइड मिलते हैं। जेम डाई हैलाइड का मतलब एक कार्बन पे दो हेलोजन्स, कोई भी जेम पोजीशन मतलब एक कार्बन पे दो ग्रुप, उसको जेम हैलाइड, जेम हाइड्रोक्साइड ऐसा सब बोला जाता है। एक कार्बन पे जब दो ग्रुप आते हैं तो वो जेम ग्रुप कहलाता है। जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना ही ज्यादा H+ देगा, रिएक्शन उतना ही ज्यादा आगे जाएगा। तो HI की रिएक्टिविटी HBr से ज्यादा, HBr की रिएक्टिविटी HCl से ज्यादा और HCl की रिएक्टिविटी HF से ज्यादा। HOX का एडिशन करा सकते हो आप। जैसे ही आप HOX का एडिशन कराओगे तो आपके पास एक कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, जहां पे आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड भी है और एक कार्बन के आपके पास दो हेलोजन भी है। तो HOCl की रिएक्टिविटी ये याद कर लेना, इसका लॉजिक हम नहीं समझेंगे, ये बहुत डिटेल में जाता है, यू हैव टू लर्न दिस। तो अगर मैं HOX का एडिशन करवा रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट तो बनेगा ये, और उसकी रिएक्टिविटी आएगी HOCl मोर देन HOBr मोर देन HOI। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, Cl पे तो आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा माइनस, Cl पे डेल्टा प्लस, तो ये एल्कीन यहां पे प्लस बना के इसके ऐसे अटैक करेगी, तो इसने इस पे अटैक किया, ये वाला मेरा कंपाउंड बन गया, यहां पे NCC का फॉर्मेशन हो गया। चलो भाई NCC का फॉर्मेशन हो गया, मेरा ये कंपाउंड बन गया, OH माइनस से आके इस पे अटैक कर दिया। फिर क्या होगा? फिर यहां पे दोबारा से सेम बात होगी, ये मेरा बन जाएगा, ठीक है, फिर से Cl+ आएगा ना, वापस से सेम रिएक्शन हो जाएगा। अब ये OH अपने लोन पे डोनेट मार देगा इधर, और इस तरह से कुछ कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली बहुत डिटेल मैकेनिज्म है, हमको नहीं समझना, कोई फालतू फोकट में इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल भी नहीं आते। आपको सिर्फ ये याद करना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर का रेट आपको याद करना है, ठीक है। मैकेनिज्म समझ के अभी कोई फायदा हमारे पास नहीं है। दो टाइप के यहाँ पे ज्यादा, दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की उम्मीद होती है, या तो मैं पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास ले आऊं या मैं पॉजिटिव क्लोरीन के पास ले आऊं, पर क्लोरीन जो है वो अच्छा मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता, ऑक्सीजन जो है वो बहुत शानदार मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। तो मेरा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट यही वाला बनेगा। तो भैया मेरा बहुत शानदार वाला स्टेबल मेरा यहाँ पे ये बन गया। एक कार्बन पे दो OH आ जाएंगे जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये बाहर भागा देगा H2O को, फाइनली मेरा जो बनेगा वो RCOCHCl2 बन जाएगा, जिसको हम डाइक्लोरोकीटोन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकीटोन बोलते हैं। तो हमारे HOX के एडिशन पर एल्काइन पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है? डाइक्लोरोकीटोन हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और रिएक्शन की रेट आएगी कि HOCl मोर देन HOBr मोर देन HOI। अब इसमें हम अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएं, ठीक है, अभी तक हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे थे, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएं तो हम एक मेटल लेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। Hg इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ये उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? यहां पे आके जुड़ के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास जोड़ लेगा, तो बनेगा क्या? ये बनेगा Hg पे प्लस। इसके पास लोन पेयर है भाई, आपने Hg+ यहां पे लिया हुआ है, तो पहले तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अटैक हो जाएगा, मेटल है तो लोन ले लेगा, और इसके पास लोन पेयर भी है। तो Hg क्या है? अपने सिनर्जिक बॉन्डिंग देखी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये वैसा ही एक आदमी है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और लोन पेयर होने के कारण दे भी सकता है। तो ये इसको पीछे के रास्ते से दे देगा, और यहां पे क्या बना लेगा? एक नॉन क्लासिकल कैटायन बना लेगा। तो सबसे पहले तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, जो फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो फटाफट से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक एल्काइन का रिएक्शन करवा रहे हो 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो आपको एक एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये कीटो है और ये इनॉल है, और इस इनॉल को स्टेबलाइज कोई भी नहीं कर रहा है, तो कीटो का फॉर्म ज्यादा रहेगा। टॉटोमेरिज्म में हमने देखा था कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। जनरली इनॉल को ज्यादा स्टेबल करने के रास्ते होते हैं, पर ऐसे केसेस में कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे को फाइनली एक एल्डिहाइड या एक कीटोन मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हमने सबस्ट्रेट क्या लिया है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही सेम कहानी है, पूरा ऑक्सीजन दे दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्काइंस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आपने ये लिया है तो आपको यहां पे CH3COOH मिल जाएगा KMnO4 या K2Cr2O7 के रिएक्शन के साथ। एसिटाइलिन पे रिएक्शन करवाओगे तो एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ओजोनोलिसिस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है,
इधर भी C है, इधर भी C है, तो ये मेरा बना देगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इस तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लिंकेज होता है, ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे चले, चलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भैया आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ये H यहां से निकल के भाग जाएगा क्योंकि ये एसिडिक H है। दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एल्काइन पर जो इसकी पीओसी होते हैं। अब हम दोबारा पीओसी का रिएक्शन देख रहे हैं। अगर मैं मेरे एल्काइन का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ बनाता हूं तो यहां पे एक सिल्वर मिरर बन जाता है। यहां पे क्या बन जाता है, एक सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जो मिरर टाइप की फील देता है। तो ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा कौन सा वाला कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर आपको इन दोनों कंपाउंड को, कंपाउंड ए जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है जो टर्मिनल एल्काइन है, और कंपाउंड बी जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप टॉलेंस रिएजेंट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड तो रेड प्रेसिपिटेट बना देगा और टॉलेंस रिएजेंट इसका सिल्वर मिरर बना देगा। तो अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार हम टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो आप टॉलेंस रिएजेंट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का यूज कर सकते हो। देखो Br2CCl4 अनसैचुरेशन का टेस्ट है, ए के साथ भी रिएक्ट करेगा, बी के साथ भी रिएक्ट करेगा। बेयर्स रिएजेंट अनसैचुरेशन का टेस्ट है, ए के साथ भी रिएक्ट करेगा और बी के साथ भी रिएक्ट करेगा। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्काइन। वापिस से दोबारा आपको क्या करना है, आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेना है, मतलब एसिटाइलिन लेना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाना है। दिस विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन, दिस विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे एल्काइन का। ये एल्काइन का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये सारे टेस्ट है। अगर आपको अनसैचुरेशन की प्रेजेंस का टेस्ट करवाना है तो आप बेयर्स रिएजेंट यूज कर लो, पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, वो पिंक कलर का होता है बेयर रिएजेंट, तो उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। आप Br2H2O कर लो, रेड ब्राउन कलर डीकलराइज हो जाएगा। आप ओजोन का फॉर्मेशन कर लो, एसिड फॉर्म हो जाएगा जिसको आप एक लिटमस पेपर के साथ टेस्ट कर सकते हो। दीज आर ऑल पीओसी रिएक्शंस। तो ये एल्काइन की पीओसी है। आप एल्काइन पे रिएक्शन करवा लो बेयर रिएजेंट का, पिंक कलर डिसअपियर, Br2H2O रेड ब्राउन कलर गया, और O3 के साथ रिएक्शन करवाओगे एसिड बन जाएगा, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन का अगर आपको टेस्ट करना है 1 एल्काइन और 2 एल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ टेस्ट करा लो, लाल कलर का प्रेसिपिटेट। टॉलेंस रिएजेंट करा लो AgNO3 NH4OH व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, या फिर सोडियम इन ईथर, तो आपको H2 गैस इवॉल्व होती दिख जाएगी, H2 गैस के बबल आपको दिख जाएंगे। तो ये भी इसका टेस्ट है। तो जो टर्मिनल एल्काइन है वो ये तीनों टेस्ट दे देंगे, और जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है वो ये तीनों टेस्ट नहीं देंगे। जो टर्मिनल एल्काइन है वो ये टेस्ट दे देंगे, जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है वो ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यार चलो अब हरीन्स की हम बात कर लेते हैं, विच आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनकी प्रिपरेशन एल्केन से वही है यार, सबका अपने को एरोमेटाइजेशन कराना है, तो आप Cr2O3 L2O3 ये आप सारे रिएक्शंस देख चुके हैं, अभी देख के आए, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब ये नया है, अगर आपको फिनोलिक कंपाउंड बनाना है, फिनोलिक कंपाउंड से अगर आपको बेंजीन बनानी है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो आप जिंक को यूज कर लो। जिंक की अफिनिटी कार्बन से ज्यादा है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, तो जिंक आपका ऑक्सीजन को खा जाएगा और आपके पास यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा। बेसिकली जिंक ने रिडक्शन करा दिया, जिंक ने रिडक्शन करा दिया, टोलुइन फॉर्म हो गया, बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन, ठीक है। आप डीकार्बोक्सिलेशन करा दो, सोडा लाइम हीट, COH बाहर हो जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, टोलुइन बन जाएगा, ठीक है। इसमें जाइलिन भी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को बता देता हूं, अगर आप यहां पे एक CH3 ग्रुप और लगा दोगे तो ये कंपाउंड जाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑर्थोजाइलिन होता है, मेटाजाइलिन होता है, पैराजाइलिन होता है। अगर पेपर में जाइलिन आ जाए तो उन लोगों के लिए ये बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बना सकते हो, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, पानी के साथ रिएक्शन करा दो तो MgOH बना के वो तो फ्री हो जाएगा, उधर से MgOHCl और इधर से आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। X2 का एडिशन जब हम इस पे कराते हैं तो अब ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको भी याद कर लेना, सीधा नाम से आ जाएगा, सिर्फ इसीलिए ये वाला रिएक्शन करवा रहा हूं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम BHC या 666 या गैमेक्सिन या लिंडेन बोलते हैं, क्योंकि BHC एक बहुत पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। तो अगर मैं बेंजीन पर
3Cl2 का रिएक्शन, मतलब क्लोरीन का रिएक्शन करवा लूं बहुत मात्रा में, एक्सेस मात्रा में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सारे बॉन्ड टूट के सारी जगह पर Cl अटैच हो जाएगा और इसको हम 666 या गैमेक्सीन या लिंडेन या BHC बोलते हैं। H2 का एडिशन आप निकल की प्रेजेंस में भी करा सकते हो। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन हो गया, आपका फाइनली साइक्लोएल्केन बन जाएगा कुछ इस तरीके से, सारे डबल बॉन्ड्स हट जाएंगे और साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओजोनोलिसिस आप करा सकते हो, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, तो मेरे पास बना गया फाइनली, हर कंपाउंड मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया, विच इज बेसिकली CHO, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिंक भी लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे मान लो जिंक नहीं लेते, फर्दर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो ये यहाँ पे COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पे भी ओजोनोलिसिस का रिएक्शन हो जाता है। फाइनली हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आ गए, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अरीन का सबसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे आपके H को रिप्लेस करके उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। क्या होगा? H को रिप्लेस करके उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। यहाँ पे हमको कैटलिस्ट की प्रेजेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आप इसमें रिंग की एरोमेटिसिटी को टेम्पररीली ब्रेक करते हो। आप क्या करते हो? रिंग की एरोमेटिसिटी को टेम्पररीली ब्रेक करते हो। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है? आपका सबसे E+ आया, इस रिंग के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, वो ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बॉन्ड इस तरफ टूट गया, माइनस चार्ज, तो यहां पे माइनस और प्लस का मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा। ये प्लस चार्ज अब हर जगह रेजोनेंस होगा तो हमको एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो उस पे आपको यहाँ पे या तो हेलोजनेशन या नाइट्रेशन या सल्फोनेशन या फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारे एग्जांपल में कोई ना एक एग्जांपल दिया होगा। ये सारे रिएक्शंस में से कोई ना कोई एक रिएक्शन आपको दिया होगा। तो इसके मैकेनिज्म में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्टेप 3, अब मेरे को वापस से अपना एरोमेटिक कैरेक्टर तो चाहिए। बेंजीन तो चिल्लाना शुरू कर देगा, भाई मैं तो एरोमेटिक था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एरोमेटिक बनाओ। तो वो इस H+ को उड़ा के यहां से लेके चल जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये H+ को उड़ा लेगा, यहां पे एक माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिससे माइनस+ पे बॉन्ड बनके एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। बस इसके आगे की कहानी तो बहुत सिंपल है। अब आप क्या करो, आपने इलेक्ट्रोफाइल कौन ले लिया? Cl+, H हटाओ, Cl जोड़ो, बहुत सिंपल है। ये क्या है? ये मेरा कैटलिस्ट है, ये लुईस एसिड है। सर FeCl3 का क्या रोल है? ये FeCl3 Cl+ बनाने में मदद करता है। ये कैटलिस्ट है तो ये FeCl3 क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है। ये FeCl3 क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है, तो ये Cl+ बना देगा। तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब क्या होगा? मान लो आपने टोलुइन लिया है, तो टोलुइन जो है ये रिंग एक्टिवेटिंग कंपाउंड है। ये क्या है? ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये अपने +H से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। यहां पर रिएक्शन कौन सा हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आप जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाओगे इस रिंग पर, ये रिएक्शन उतना ही तेज होता जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और पैरा पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मैं CH3 पे Cl को यहां पे जोड़ देता हूं ऑर्थो पोजीशन पे, या मैं पैरा पोजीशन पे जोड़ देता हूं। इसमें जो मेजर बनेगा वो पैरा मेजर बनेगा। क्या बनेगा? दिस इज मेजर। क्यों? क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन इस केस में बहुत ज्यादा है। CH3 भी बड़ा ग्रुप है, Cl भी है, थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे रिपल्शन ज्यादा होंगे, यहां पे रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो पैरा वाला प्रोडक्ट जनरली मेजर बनता है। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल हुआ, जो H को रिप्लेस कर देगा। और अगर आपके पास रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे एडिशन हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सॉरी, ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे CH3 की जगह COCH3 लगा देता तो वो रिंग डीएक्टिवेटिंग हो जाता, तो जो अपना सब्स्टिट्यूशन है वो मेटा पे हो जाता। तो अगर आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। पैरा मेजर होगा जनरली, जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का केस नहीं बन रहा तो। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एडिशन सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेटा पे होगा। अगर मान लो मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेता हूं
जिसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, ये NO2 प्लस जनरेट करते हैं, तो आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा NO2 से। और अगर मैं सल्फोनेशन करवाता हूं तो सल्फोनेशन रिवर्सिबल होता है, इसका ध्यान रखना, सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो SO3H प्लस बनेगा। क्या बनेगा? SO3H प्लस यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो यहां पे आपका SO3H ऐड हो जाएगा। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दो तरह से फ्रीडल क्राफ्ट करा सकते हो आप। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आप क्या करते हो कि एल्काइलेशन या असाइलेशन कराते हो अरीन्स का लुइस एसिड की प्रेजेंस में। FeCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, बहुत सारे हो गए। CH2 या नाइट्रोबेंजीन को आप सॉल्वेंट की तरह से यूज करते हो। तो हमने किया क्या, हमने इस पे CH3Cl का रिएक्शन कराया AlCl3 के साथ। AlCl3 Cl- को खा जाएगा, CH3+ बना देगा, तो ये भी एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो बेसिकली सारे रिएक्शन सेम है, हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और इस इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि मेरा ये रिएक्शन है, ठीक है ना, और इस पे मैंने CH3 CH2 CH2 Cl का रिएक्शन करवाया AlCl3 की प्रेजेंस में। तो होगा क्या कि AlCl3 Cl- को खा जाएगा, प्लस चार्ज यहां पे आएगा। अब ये प्लस चार्ज रीअरेंज होगा, तो इसका ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफाइल के अंदर अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि कार्बोकैटायन बन रहा है, तो अपने अंदर आज एक बात कसम खा लो कि जब भी कार्बोकैटायन बनेगा हम हमेशा चेक करेंगे कि यार रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा। बच्चे फंसते इसी में ही है, आता सब कुछ है पर उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई साहब रीअरेंजमेंट हो रहा है तो अब हम क्या करें, अब हम कहां पे जाएं। तो रीअरेंजमेंट को हम हमेशा चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्यूमीन बनेगा। याद कर लो, फिर से याद कर लो, ये कॉमन नेम है, पूछा जाता है आपसे, कोई बोल देगा क्यूमीन है मेरे पास, मैं उस पर ये करवा रहा हूं, पता होना चाहिए क्यूमीन क्या है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम होता है क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम होता है क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, आप CH3COCl ले लो, AlCl3 है, Cl- खा जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, तो ये मेरा असाइल कार्बोकैटायन इज माय इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगा। कंबस्टन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे V2O5 के साथ 300 डिग्री पे फिनॉल बनेगा, और अगर 450 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनेगा। लर्न कर लो, कोई मैकेनिज्म नहीं है इसका, तो वैसे भी जिंदगी में ही मैकेनिज्म आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है। इसका जिंदगी में ही वैसे मैकेनिज्म आइडेंटिफाइड नहीं है। वी आर नॉट श्योर कि ये बनता कैसे है, बट ये पता है कि ये बन जाता है, ठीक है। तो V2O5 का रिएक्शन कराओगे 300 डिग्री सेल्सियस पर फिनॉल बनाएगा, 450 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनाएगा। क्लियर है। अगर आप KMnO4 ले लेते हो या K2Cr2O7 ले लेते हो, जो बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजाइलिक पोजीशन पर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो वो उसको उसके एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर मैं इस पे इन दोनों रिएजेंट में से कोई ले लूंगा तो मेरे पास PHCOOH बन जाएगा। अगर मेरे पास मान लो इसकी जगह PHCH2CH3 भी है और मैं इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा देता हूं, तो ये PHCOH बना देगा, ठीक है। बाकी कंपाउंड का क्या हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरे पास पर PHCCH3 होल थ्राइस है और मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर बेंजाइलिक पोजीशन पर सिर्फ एक भी अगर हाइड्रोजन है तो आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। जैसा यहां पे आपको दे रखा है कि अगर एटलीस्ट एक बेंजाइलिक एसिड, एक बेंजाइलिक एच कंटेनिंग एल्काइल बेंजीन आपको मिल गया तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि इन सारे कंपाउंड में से अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जो मेरे को बेंजोइक एसिड दे देंगे। ये दे देगा क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है बेंजाइलिक पोजीशन पर, इसके पास भी है, तो सारे के सारे मेरे को क्या दे देंगे, बेंजोइक एसिड दे देंगे। आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा होता है समाप्त, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का रिवीजन भी होता है समाप्त, ठीक है। बट यार ऐसे ही मन लगा के एकदम पढ़ाई करते जाओ और फोड़ते जाओ, और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि यार अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी
या एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा नन्हा सा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो यार डू सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आप लोग दिखाते रहे हो एंड दिखाते रहोगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।